on today's webinar of job work provision under GST, which will be taken by our young, dynamic, handsome, tall CA Yogesh Singh जी, जिनको किसी फरीदाबाद में तो मेरे को लगता नहीं है उनको इंट्रोडक्शन की भी कोई जरूरत है। बहुत ही अच्छे उभरते हुए हमारे जीएसटी के स्पीकर हैं। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। सबसे पहले मैं आईसीआई का मोटो सॉन्ग प्ले करता हूं, उसी से हम अपना वेबिनार की स्टार्ट करेंगे। ये ले, इसमें लगा ले। यशस्सुप्तेषु जागृति यशस्सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमानः तदेव शुद्धं तदेव तदब्रह्म तदब्रह्म हाँ तो मैं चला जाऊँ। ठीक है। Thank you. Now I would like to request our branch chairman, CA Amit Kumar Punyani ji, for formal welcome address. Amit ji. Thank you, Harji. Respected CA Rajesh Sharma ji, CC member, ICI. हर्ष, बाकी सबको एक बार म्यूट कर दो। ठीक है सर, ठीक है। म्यूट है सर, बोलिए सर। Respected CA Rajesh Sharma ji, CC member ICI. Today's guest speaker CA Yogesh Singh ji and our Vice Chairman Nitesh Parashar ji, Secretary Harsh Mittal ji, Treasurer Jitendra Chawla ji, and all my participants. Welcome all of you. सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं यही आशा करता हूं कि सब स्वस्थ हैं और अपने घर में सेफ हैं। इस महामारी के चलते हुए वेबिनार के थ्रू हम अपने मेंबर का नॉलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जैसी जैसी कोशिश हो पा रही है, जो अच्छी से अच्छी सर्विस हम इस महामारी में दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम 28 जून को हम संजीव सिंगल जी और गिरीश आहूजा जी का वेबिनार रखा है। गिरीश आहूजा जी ट्रस्ट के ऊपर बोलेंगे और संजीव सिंगल जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बोलेंगे। और उसके बाद 4 जुलाई को हमने अपने प्रमोद जैन जी का एक सेमिनार रखा है कंपनी एक्ट के ऊपर, डायरेक्टर्स डिपॉजिट्स के ऊपर। और इसी में आगे चलते हुए 11 जुलाई को मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। तो 11 जुलाई को हमारे प्रेसिडेंट साहब अतुल गुप्ता जी का 1-1.5 घंटे का वेबिनार होगा। टॉपिक अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो फाइनल हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने एक बार पहले भी सभी से ये निवेदन करा था कि आप कुछ मुझे ये डालें कि किस टाइप के टॉपिक पर वेबिनार चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा स्पीकर अरेंज कर सकें। अगर हमें कुछ टाइम मिल जाता है तो हम बहुत अच्छे स्पीकर ढूंढ पाते हैं। तो मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें अपने कमेंट डालें, मेल करें, हमारे फ़ोन नंबर पे मैसेज करें कि ये सेमिनार कराना है या किसी भी टॉपिक पे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे वेबिनार करा पाएँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा,
सब अपने घर में स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। और सीए डे वाले दिन फ्लैग होस्टिंग का हमारे को इंस्टीट्यूट ने मेल भेजी है, तो हम फ्लैग होस्टिंग सीए डे वाले दिन मनाएंगे। और सभी से निवेदन है कि अपनी मेंबरशिप नंबर चैट बॉक्स में डाल दें ताकि हम उनके सीपी आवर्स उनको दे पाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हर जी प्लीज Thank further you. proceed. As said by our chairman, please drop your name and membership number in Zoom chat box so that आपके जो CPR से हम लगा सकें. So I request everyone, please drop your name and membership number. Now I would like to request our chief guest CA Rajesh Sharma ji for his address. Rajesh ji, over to you, sir. Thank you, Hars, Secretary of our own Faridabad branch, Chairman, my younger brother Amit Punyani, Treasurer Jitendra Chawla, Vice Chairman Nitesh Parasar, and all the persons who are part of this today's webinar, which is being taken by another younger brother of ours, Yogesh Singh. Definitely the topic is job work provisions under GST. I can say one thing, post GST, whether you all, some of you can take it positively or not, or some of you agree or not, I can say with all conviction that the work of chartered accountants have increased. Though I agree in one point that few of our chartered accountants are not taking fees the way it should have been charged with from the clients, but still that is our own lookout, that is our work, how to get it done. But at the same time, I can say that for the young chartered accountants who were facing problems for establishing their practice, at least they have something to start with so that they can recover their expenditure and at least they can start practice and build gradually and slowly as it is the trend. So the first thing I will confess, during this whole lockdown of 2 months, I got requests from several branches to join on webinars. But I can say that I haven't joined any webinar. The first person I told that I will be joining, that was to Amit Punyani for Faridabad branch. After that, I got a call 2 days back from Panipat. They requested me before also, but I denied them. But finally, that was the first day, क्योंकि यहाँ हाँ कर दिया था तो मैंने वहाँ का भी ज्वाइन किया. Otherwise, मैंने किसी भी ब्रांच का कोई भी वेबिनार ज्वाइन नहीं किया था. सबसे पहले फरीदाबाद के सभी मेंबर्स जो आज ज्वाइन किए हैं, सबको बहुत अच्छे सेहत की कामना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने हैं, जो और चीजें फॉलो करनी है, जेब में हर समय अपने एक N95 का मास्क हम जरूर लगा के रखें जिसमें कि वेंटिलेशन हो तो हम इजीली घूम फिर सकते हैं, और अपने पास एक हर समय सैनिटाइजर रखें कि कुछ भी छूले तो जरूर हम उसको हाथ से लगाएं और क्लीन करें. तो फ्रेंड्स, विद दिस तो काफी कुछ चेंज हो गया है. मेरे ख्याल से सैनिटाइजेशन और वेबिनार्स, सेमिनार्स की जगह ऐसे काफी नई चीजें इजाद हुई है इस सारे दौरान में. फ्रेंड्स, आई विल से वन थिंग, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर custodian of country's wealth. Why I say this? क्योंकि अगर ये देश की तरक्की हुई है तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. ये देश अगर आगे बढ़ा है तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस देश की इकोनॉमी, इस देश के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है. और उसी कारण से मैं ये कह सकता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट 1949 में बना था, जब इस देश का संविधान भी 1950 में आया था. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे व्हाई ICI is recognized as a premier body in finance, tax, accounts and audit in the world. लोग कहते हैं कि we are the second largest accounting body. I say it is the largest accounting body.
क्योंकि यूएस में सारे अकाउंटिंग बॉडी को मिला करके वो एक अकाउंटिंग बॉडी बनाते हैं अपनी, तो हिसाब से हम लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है दोस्तों। और जैसा 2017 में हमारे प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम में आए थे हमारे CA के, उन्होंने कुछ चीजें गलत भी बोली थी, आपको ध्यान होगा, जिसके लिए कि मैं उनको बुलाने के पीछे जिम्मेदार था और सारे मंत्रियों को और CM को एक ही दिन में बुलाने के लिए जिम्मेदार था, तो मुझे भी काफी गालियां सुनने मिली। पर दोस्तों उस दिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोले थे और वो आज उस बात को आप हकीकत मानोगे। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। इसलिए कहा क्योंकि आप साइन करते हो तो बैलेंस शीट फाइल होती है, आप साइन करते हो कंपनी बनती है, आप साइन करते हो प्रोजेक्शंस तो लोन मिलते हैं, आप अगर एसेट का सर्टिफिकेट साइन करते हो तो बाहर जाने का वीजा मिलता है। तो कई टाइप की चीजों में आपके सिग्नेचर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है और हमें एथिकली भी उतना ही स्ट्रांग होने की जरूरत है। भाई ऐसे एथिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है। कौटिल्य ने एक बात कही थी, when we crunch numbers we should not crunch ethics. When we give advice it should be fair and wise. ये हमसे एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स। ये जो नाम आपका है वो आपके पेरेंट्स से चला आ रहा होगा, सरनेम फोरफादर से चला आ रहा होगा। जो मेहनत मुशक्कत आपने करी है उससे बाद में आपने अपने नाम के सामने 2 अक्षर लगाए हैं, लेटर CA। उसकी गरिमा ऊंची रखना हम सबका काम है। मैं ये इस कारण से बोलूंगा कि बहुत बार नजर आता है कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ हमारे प्रोफेशन के बारे में ही नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। इन नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अगर फैलाता है हमको उनके चेहरे पे तमाचा मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऊपर जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर प्रोफेशन की इज्जत नहीं रहेगी तो हम में से किसी की भी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोफेशन। इस प्रोफेशन की नेगेटिविटी ना कोई कर सकता है ना हमको किसी को करने देनी चाहिए। कुछ लोग स्टूडेंट्स के बारे में, कुछ टीचर्स उनको लेकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमें पता है कि इस इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, इस इंस्टीट्यूट ने कितनी मेहनत और मुशक्कत से सबने पास करी है। ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। इसीलिए आपको कहता हूं जब भी कोई नेगेटिविटी लिखे हम सबको मिलकर के उसके अगेंस्ट पॉजिटिविटी लिखनी चाहिए। वी आर पॉजिटिव प्रोफेशनल्स। हम पॉजिटिव प्रोफेशनल्स क्यों कहते हैं? एक डॉक्टर तब बढ़ता है जब बीमारियां बढ़ रही होती है, एक एडवोकेट तब बढ़ता है जब क्राइम बढ़ रहा होता है, हम तब बढ़ते हैं जब इकोनॉमी बढ़ती है, जब देश बढ़ता है, जब हमारे क्लाइंट बढ़ते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे तो ही जिंदगी है, और अपने प्रोफेशन के झंडे को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ही हमारी शान है। हमारा प्रोफेशन की इज्जत नहीं रहेगी तो हमारी भी इज्जत नहीं रहेगी। तो मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि किसी भी तरह से हमें पॉजिटिविटी के साथ जीना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी भी रोल में गए हो, उन्होंने महारत हासिल करी है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लो, अगर आपने मार्क किया होगा तो पहले एक एनालिसिस चल रहा था कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से 3 एनालिसिस मैंने देखी है। उन 3 एनालिसिस में 3 मंत्रियों के नाम थे, 2 में 3 के थे, 1 में 4 के थे। पर वो जो 3 मंत्रियों के नाम थे जो कॉमन थे सब में, उसमें थे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु। उनमें से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आदित्य बिरला जी के बेटे कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने ये कहा कि मैं बिजनेस का बी भी नहीं जानता, पर मैं बिजनेस इसलिए संभाल सकता हूं क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भरोसा था। आज आपने देखा होगा कल रथ यात्रा की बात हुई तो हरीश साल्वे जी सामने आ गए। जब इंडिया के बाहर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जितनी बार भी भेजने की बात आती है, हरीश साल्वे छोड़ के कोई और नाम भारत की सरकार के सामने नहीं आता है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब बैंक्स की बात आती है, हर बैंक्स की हालत खराब हो गई, पर एचडीएफसी ने टॉप का परफॉर्मेंस दिखाया। चाहे दीपक पारिक जी हो, चाहे आदित्य पुरी जी हो, चाहे के मिस्त्री जी हो, सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां भी होता है वहां महारत हासिल करता है। दोस्तों हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो दोस्तों जिस तरफ चल पड़ेंगे उस तरफ रास्ता बन जाएगा। तो मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मैं और 2 से 3 मिनट और लेकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों मेरा टाइम हो गया है। मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले हमें स्पेशलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इज द बजवर्ड। जो समय के साथ बेंड नहीं करता, आगे से पी हट जाता है और वो एंड कर जाता है। दोस्तों
हमें अपने प्रैक्टिस के लिए भी गोल सेट करना चाहिए, सब गोल सेट करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, मर्जर्स करना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे हो करके हमको इसको तरीके से चलाना चाहिए कि लोगों को ये समझ में आए कि किसी भी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस को कहीं भी लेके जा सकता है, पर उसके लिए आप अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज करने में लोग हाथ जो मिलाओ। मैं आपको एक चीज और आज यहाँ बताना चाहूंगा कि जो अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज किए हुए लोग जो हाथ मिलाते हैं उसके बारे में कि भाई शुरू में आपका मन नहीं करेगा, मन नहीं मिलेगा, पर जिस तरीके से मैरिज एक बार होती है तो जीवन भर साथ निभाना पड़ता है, अलग अलग नेचर को भी आपस में समझते हुए आगे चलाना पड़ता है। उसी तरीके से ये पार्टनरशिप भी एक मैरिज है और उसमें एक एक एरिया की स्पेशलाइजेशन करेंगे। कम से कम यंगस्टर तो शुरू करें और जो सीनियर सब वो भी स्पेशलाइज करें, कुछ दिन अपने स्पेशलाइजेशन का काम करें और कुछ दिन नॉर्मल काम करें और अपने आप को धीरे धीरे 10% टाइम स्पेशलाइजेशन, 20%, 30%, 40%, इस तरह से करते हुए धीरे धीरे अपने स्पेशलाइजेशन का टाइम को हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें कि हम पार्टनरशिप जरूर करें, क्योंकि आज के दिन कोई भी आदमी अगर कोई क्लाइंट आता है तो चाहता है कि जो मेरा डायरेक्ट टैक्स कर रहा है वही मेरा इनडायरेक्ट टैक्स करे, वही मेरा फाइनेंस हैंडल करे, वही मेरा बैंक हैंडल करे, वही मेरा कंप्लायंस हैंडल करे और वही मेरा हर तरीके के काम, मेरे अकाउंटिंग भी करे, मेरे जीएसटी भी देखे, मेरी सेक्रेटरियल वर्क भी देखे। तो एक घर के अंदर एक छत के नीचे उसे सारी सर्विसेज चाहिए। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तभी दे सकता है जब हम काफी अलग तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कुछ नए एरियाज के बारे में, जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ नए एरियाज हैं। इंसॉल्वेंसी, आज के दिन आपको बताऊं जितने गलत लोन दिए गए थे वो सब आज इंसॉल्वेंसी में है और अगले 2-4 साल तो बहुत अच्छा काम है। और कई ऐसे लोग जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट स्टैब्लिश प्रैक्टिस छोड़ करके इंसॉल्वेंसी का काम कर रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी इज ए ग्रे एरिया जिसपे हम बहुत काम कर सकते हैं। दूसरा आपको बताऊंगा वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस के ऊपर में बहुत अच्छा काम करा जा सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत अच्छी फीस मिलती है, बहुत काम होता है। सिर्फ हमने जो ऑडिट किया है उसको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के तरीके से हमको उस ऑडिट को करना है। डाटा एनालिटिक्स का एरिया बहुत बड़ा है। ऐसे काफी एरियाज है जिनके ऊपर में जरूर हम लोगों को सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो क्या भी एक रूटीन प्रैक्टिस से हट करके थोड़ा जरूर हमको अलग जाना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारी नई चीजें जो कर रही है उसमें हम लोग अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंड अप, स्टार्टअप, ये सब के अगर रजिस्ट्रेशन स्किल इंडिया में हम स्किल कर सकते हैं। स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर में एडवोकेट ज्यादा काम करते हैं, हमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। हमें उस एरिया में जरूर आगे आना चाहिए। फ्रेंड्स, आज आपको एक चीज बताऊं, इस प्रोफेशन ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमारे लिए भी ये जरूरत है कि हम प्रोफेशन को रिपीट करें। एक छोटी सी बात को जरूर बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद, आप लोगों को अगर ध्यान हो, मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे और वो इंडिया की तरफ से खेलने के लिए गए थे और जर्मनी के होमलैंड में उस समय जब वहां हिटलर हुआ करता था तब उन्होंने गेम खेला। पहले गेम में वो जर्मनी से हार गए और मेजर ध्यानचंद का नाम इसलिए जाना जाता है कि उनके जीवन में हार सब था ही नहीं। वो हारने के बाद में रात भर बौखला गए, वो सो नहीं पाए। उन्होंने पागलों की तरह अपने आप को चलाया और वो हारने के बाद में फिर अगले हर मैच में उन्होंने फ्रांस को 9 गोल से हराया, जापान को 10 गोल से हराया, उन्होंने यूके को हराया, उन्होंने हंगरी को 4 गोल से हराया, उन्होंने यूएस को 7 गोल से हराया। सबको हराने के बाद में फिर से उनको फाइनल जर्मनी के साथ ही आ गया और जर्मनी को 8-1 से उन्होंने हराया। और हराने के बाद में हिटलर से बर्दाश्त नहीं हुई, वो फील्ड के अंदर आ गया, उनके पूरे बैट के टुकड़े टुकड़े किए कि इस आदमी के बैट में चुंबक है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं खेल सकता। उसके बाद में शाम को उन्होंने, हिटलर ने उनको अपने पैलेस में बुलाया और बुला करके पूछा, क्या करते हो आप? बोला, मैं भारतीय सेना में हूँ। बोलता, क्या करते हो आप सेना में? बोलता, मैं लांस नायक हूँ। बोला, आप एक काम करो, आप लांस नायक हो, आप मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो, मैं आपको एडमिरल बनाऊंगा। और उस टाइम पे जब पूरे विश्व में जर्मनी का डंका बोल रहा था, उस टाइम पे अगर कोई जर्मन की सेना में अगर कोई एडमिरल की बात करे तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती थी। पर उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो कुछ पाया है अपने देश से पाया है, जो कुछ करूंगा अपने देश के लिए करूंगा और लड़ूंगा, खेलूंगा, कुछ भी करूंगा तो अपने देश के लिए करूंगा। ये था अपने देश के प्रति भावना और रिपे करने की भावना। उसी तरह हमें अपने प्रोफेशन के लिए भी रिपे करने की भावना होनी चाहिए। हम सब जो लोग ब्रांच में है, रीजनल काउंसिल में है, सेंट्रल काउंसिल में, सिर्फ उन्हीं का प्रोफेशन नहीं है, हर मेंबर, हर स्टूडेंट का प्रोफेशन है
सबको मिल करके इस प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसमें आगे काफी चीजों को अच्छी तरीके से सर्विस अपने प्रोफेशन के प्रति देनी चाहिए। हमारी एक आदत बहुत खराब है, हम जो क्लाइंट की परेशानी है उसको अपनी परेशानी बना लेते हैं। हम फीस को नहीं सोच करके उस क्लाइंट के हर काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब ये टाइम नहीं रहा। मेरे को एक ही वाक्य याद है, पटना में एक सीए को अटैक आया, मेरा जानकार था, मैंने उसे कॉल किया कि क्या हुआ, तब उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि मेरे को अटैक आया। मैं बोला भाई क्यों आ गया, तो बोलता भाई क्लाइंट के यहाँ सर्वे हुआ। तो मैंने तो क्या हुआ, तो बोला जी पहले तो उन्होंने डिक्लेरेशन ले लिया, फिर कुछ पैसे मांग लिए, पैसे ले लिए, फिर उन्होंने सारे पेपर भी ले गए। तो मुझे लगा मैं क्लाइंट की मदद ही नहीं कर पाया। टैक्स किसने बचाया था, क्लाइंट ने बचाया था। आपको अपने ऊपर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज को चेंज करिए, अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए। और प्रोफेशनल बनाने के साथ में इंस्टीट्यूट ने 3 टायर फीस का एक स्ट्रक्चर दिया है, उसका प्रिंट निकालिए और अपने बोर्ड में जिस तरह से हर्ष जी दिख रहे हैं, उनके पीछे जगह दिख रही है जहां पे चिपका सकते हैं, उसी तरह से आप लोग सबको ही अपने अपने ऑफिस में अपने पीछे चिपका के रखिए। क्लाइंट की नजर जरूर उस पर पड़नी चाहिए कि क्या आपकी फीस होनी चाहिए। अगर आज नहीं देगा तो कल देगा, और पूरी के पूरी फरीदाबाद ब्रांच अगर एकजुट हो जाएगी कि हम में से कोई इससे कम नहीं लेगा और कोई एक दूसरे का क्लाइंट अगले 2 साल तक नहीं लेगा, तो मैं आपको बताऊं इसको आप मेंटेन कर पाओगे। फ्रेंड्स, एमएसएमई में अभी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, उसमें हम लोग बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और डेफिनेटली आगे चल सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो फीस का स्ट्रक्चर है, पहले 2 टायर सिटीज का था, अब उसको हमने 3 टायर का किया है। तो वो भी पिछले साल मैं इस कमेटी का चेयरमैन था, तब मैंने इसको करवाया था। एक आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स लोग ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स और डिप्लोमा कोर्स करते हैं, उसकी फीस कुछ ज्यादा थी, उसके ऊपर में भी हमने बात करी और काउंसिल में पास करा करके हमारी इस कमेटी में मैंने एक प्रपोजल ला करके 30% का रिडक्शन कराया था। सिर्फ 2 कोर्स जो 10,000 से कम के हैं उसको छोड़ के सब में 30% का रिडक्शन मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बेनिफिशियल होगा सब लोगों के लिए। उसको छोड़ करके टैली से एक हमने टाई अप किया था, जिसमें अगर आप टैली जो 54,000 का आता है वो 10,800 का मिलता, 80% डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से अभी तक जून तक उन्होंने टाइम दे रखा है, जिसने भी ना लिया हो जरूर ले लें। ट्वीकिंग वगैरह काफी चीजों का हम लोगों ने और फायदा दिया है। एक इंश्योरेंस के बारे में भी हमने काफी टाइप के अलग अलग इंश्योरेंस में काफी डिस्काउंट दिलाया, पर एक इंश्योरेंस जरूर कोट करूंगा, किसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस जरूर ले। इंडेमनिटी में सिर्फ आप मार्केट में जो आप प्रीमियम देते हो उसका आपको 10 से 15% प्रीमियम में आप आईसीआई के थ्रू ले सकते हो, उसे आपको जरूर लेना चाहिए। हम टैक्स क्लाउड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको आज ये बताऊं, पिछले साल इस कमेटी का जब मैं चेयरमैन था, हमने प्रपोजल दिया कि इंस्टीट्यूट को एक बड़ा फंड टैक्स टूल्स बनाने के लिए, टैक्स के सॉफ्टवेयर और बाकी हर टाइप के सॉफ्टवेयर, हर टाइप के ऑडिट टूल्स, इन सब चीजों के लिए हमें बना करके देने के लिए, चूंकि हम बिग 4 को कंप्लीट करें, ऐसा एक फंड देना चाहिए। 30 करोड़ का फंड पिछले साल इस इंस्टीट्यूट ने इस कमेटी को दिया है और उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम हर टाइप के उसका फायदा उठा सकते हैं और हर कोई इस फायदे से कहीं ना कहीं बिग 4 को कंप्लीट कर सकता, जो आदमी लोग नहीं ले सकते हैं। हम वेबसाइट भी आईसीआई की साइट पे बना सकते हैं, ICI.org.in के उसके ऊपर में। जिसके पास वेबसाइट नहीं है, इंडिया के बाहर वाला आपको खोजेगा तो वेबसाइट के जरिए खोजेगा, तो आप आईसीआई की वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं एक लाइन सिर्फ बताऊंगा, CMP बेनिफिट्स, कमिटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस benefits.ici.org से नोट कर लें। इस पेज को आप जरूर खोल के देखें। इस पेज को जब आप खोल करके देखोगे तो इसमें ये हर चीज के बेनिफिट्स की डायरेक्ट लिंक है, जैसे आप क्लिक करोगे आप उसको डायरेक्ट ले सकते हो और आपको पता चलेगा क्या क्या बेनिफिट्स आईसीआई ने दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आप समय नहीं लूंगा, ये जरूर बताऊंगा कि हमको एथिकली साउंड रहना चाहिए। बेनोवेलेंट फंड में हम जो कुछ भी कर सकें वो हमें जरूर देना चाहिए। बेनोवेलेंट फंड में हम लोगों ने पहली बार काफी इजाफा किया है, जो पहले 5-6 हजार रुपए मिलते थे 15,000 रुपए मिलते हैं, ये हम लोगों ने इजाफा किया है। ये इंस्टीट्यूट आपका है, हर समय हर कोई इसमें जो लोग हैं वो आपके लिए काम करने की कोशिश करते हैं और हर मेंबर्स और हर स्टूडेंट की भी जिम्मेवारी है कि हम पॉजिटिविटी के साथ में हर चीज को आगे ठीक करते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। और मैं एक फाइनल दिल की बात कह करके बात को खत्म करूंगा कि ये जो सारा कुछ महामारी का हुआ, इसमें आपने देखा होगा, मैंने किसी से बात करी, बहुत ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट करता था। मैंने बोला अब तो शेयर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, पर भाई क्या कर रहा है, बोलता अब तो शेयर दिमाग में नहीं आता भाई, लॉकडाउन खुल जाए तो लगता है कि भाई कुछ सामान ला के घर में इकट्ठा कर लो।
क्योंकि यही सारी चीजें जरूरत है। इसमें रिश्तों के बारे में लोगों को पता चला कि रिश्तों की कितनी अहमियत है। और मैं आज आपको बताऊं, स्माइल इज अ कर्व व्हिच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। और उसी तरह से हमको मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, खुशियों के साथ रहना चाहिए। सम ब्रिंग हैप्पीनेस वेयरएवर दे गो, सम ब्रिंग हैप्पीनेस व्हेनेवर दे गो। तो वो कहते हैं कि आप जहां जाओ वहां खुशियां बिखेरो। इस तरीके से हमको जिंदगी को गुजारना चाहिए, टेंशन फ्री जिंदगी को रहना चाहिए। हम सब जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए नहीं थे। और दिल हर समय पॉजिटिव और यारों से खोलते हुए बड़े खुले दिल का रहना चाहिए। जैसा हमारा चेयरमैन मेरा छोटा भाई अमित बुनियानी, जो दिल में आता तुरंत बोल देता है। तो इसी तरीके से जिसने नहीं खोला दिल अपना यारों से, कभी ना कभी खोलना पड़ जाता है औजारों से। तो लाइफ एक इनिंग है, इसको पूरी तरह से जिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ जिए, और पूरी तरह से हम इस प्रोफेशन को और अपने आप को आगे लेकर के जाएं। मैं अपने टाइम को एक्सीड कर चुका हूं। और जब फरीदाबाद की बात आती है, शायद सभी को पता है कि मैं बहुत ज्यादा कहीं बहुत ब्रांचेस नहीं जाता, बहुत ज्यादा किसी के ऑफिस में नहीं जाता, पर दिस इज द प्लेस वेयर आई रेगुलरली गो एंड आई रेगुलरली कम। So with this, I am really thankful to all of you for making me chief guest for today's program, and thank you very much for inviting me and making me chief guest. Thank you very much. Thanks to the thank you sir. मेरे को एक और मीटिंग में जाना है, तो मैं धन्यवाद कहूंगा। Thank you sir. आपको धन्यवाद करूंगा कि मेरे को बुलाया आज। Okay sir. Thank you. Thank you sir for your words of wisdom. Now I would like to request our Treasurer CA Jitendra Chawla ji to give small introduction of our speaker CA Yogesh Singh ji. Jitendra Chawla ji, over to you sir. Thank you Harshi. Firstly, thank to all the managing committee and office bearer of the Faridabad branch to giving me the opportunity to read the profile of today's guest speaker CA Yogesh Singh ji. Yogesh Singh ji graduate from Delhi University in 2007, and he is qualified chartered accountancy course in 2012, and he is the fellow members of chartered account ICI today, and he is practicing chartered accountant from 2012, and he is partner in Selection Jain and Company Faridabad. He is visiting faculty for GST and service tax in various institutions and delivered more than 100 seminars on GST in various branches and government departments. He is member of Committee on Public and Government Financials Management of ICI for the terms 2021, and he is also advisor of Faridabad branch help desk nominated by Indirect Committee of ICI. For these words, I thanks to Yogesh Singh ji for accepting our invitations to deliver the seminar for Faridabad branch and Faridabad members. So thank you Yogesh ji, and over to Harshi, please proceed. Thank you जितेंद्र जी। जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया, हमारे जो आज के स्पीकर हैं जीएसटी के एक एक्सपर्ट हैं और वेल रिनाउंड फैकल्टी भी बन चुके हैं हमारे यहाँ के। बहुत अच्छे सेमिनार इन्होंने किए हैं। सबसे अच्छी बात मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये बताते हैं ना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और वेल थॉट, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एकदम समझ में आता है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि जो आज का हमारा वेबिनार है प्रोविजन ऑन जीएसटी जॉब वर्क प्रोविजन, सभी उसमें अच्छे से लेके कुछ ना कुछ जाएंगे। योगेश सिंह जी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट योर डेलिब्रेशन ऑन प्रोविजन ऑफ जॉब वर्क। हर जी बाकी सब म्यूट कर देना आप। ऑल म्यूट है सर। Thank you, Harsh bhai. Respected CCM Rajesh Sharma ji and Chairman of Faridabad branch Amit Punyani ji, Vice Chairman Nitesh Parasar ji, Secretary Harsh Mittal ji, Treasurer Jitendra Chawla ji, and all other participants. A very good morning to all of you. वैसे हमारा आधे घंटे से ज्यादा हमारे सीसीएम साहब लेके जा चुके हैं, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बोलते हुए। तो मेरा टॉपिक है जॉब वर्क आज का। आज हम जॉब वर्क डिस्कस करेंगे। हम सबके क्लाइंट्स हैं जो
जॉब वर्क कुछ करते भी हैं, कुछ जॉब वर्क कराते भी हैं, लेकिन हम में से ज्यादा मोस्टली कंप्लाइंस को पूरा नहीं करते जीएसटी का। तो आज हम अपना 1.5 से 2 घंटों में सारे जॉब वर्क को, जीएसटी के अंदर जॉब वर्क के जितने भी प्रोविजंस हैं सब कुछ आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जॉब वर्क क्या होता है, प्रिंसिपल कौन है, जॉब वर्कर कौन है, प्रिंसिपल को रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत है नहीं है, जॉब वर्क को लेने की जरूरत है नहीं है, सारा कुछ आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब वर्क को। जॉब वर्क के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले 2 लोगों का होना जरूरी है। पहला प्रिंसिपल, जो हमेशा रजिस्टर्ड होगा, प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड होना मस्ट है, उसको जीएसटी नंबर लेना मस्ट है। दूसरा जॉब वर्कर, प्रिंसिपल का गुड्स होगा जिसको जॉब वर्कर उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेगा। मतलब 2 लोग होने चाहिए, एक प्रिंसिपल जो जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, एक जॉब वर्कर जो प्रिंसिपल के गुड्स पे कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेगा। अगर ये कंडीशन पूरी है तो उसको हम कहते हैं ये जॉब वर्क ट्रांजेक्शन है। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो दोस्तों प्रिंसिपल का मैंने बताया इसका रजिस्टर्ड होना बिल्कुल मस्ट है, तो प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो ये जॉब वर्क है। अब जॉब वर्कर के बारे में बात करते हैं कि जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट नहीं है। जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट तब है अगर उसका जो जॉब वर्क चार्जेस है, अगर उसका वो 1 ईयर में पैन इंडिया बेसिस अगर वो 20 लाख से ज्यादा उसका जॉब वर्क चार्जेस होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, अगर जॉब वर्क वहां पे है जॉब वर्कर, तो उसको 10 लाख से ज्यादा अगर उसका जॉब वर्क चार्जेस है तो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, JNK, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड थे। दोस्तों अब हमें पता लग गया जॉब वर्क क्या होता है। अब इस पूरे वेबिनार के लिए मैं मान के चलता हूँ आप सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप सब प्रिंसिपल हैं जिनका गुड्स है, और मैं जॉब वर्कर हूं जो उस पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेंगे। इस पूरे वेबिनार में हम यही डिस्कस करेंगे, आप सब प्रिंसिपल हैं और मैं जॉब वर्कर हूं। दोस्तों अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जॉब वर्क का। आप सब प्रिंसिपल हैं, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपकी एक शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका आप जूता मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने जूते के लिए कपड़ा परचेज किया, उसके सूलेस परचेज किए और भी कुछ परचेज किया जूते के लिए, लेकिन आपकी कंपनी में कोई भी मशीनरी इंस्टॉल नहीं है, कुछ भी आपके पास इंस्टॉल नहीं है। मैं जॉब वर्कर हूं, मेरे पास सारी मशीनरी है जूता बनाने की, सब कुछ मेरे पास इंस्टॉल है। आपने प्रिंसिपल ने वो सारा मटेरियल जो आपने शूज बनाने के लिए परचेज किया था, चाहे वो कपड़ा था चाहे सूलेस था, जो भी था, आपने वो चालान से मुझे भेजा, उसकी ऑनरशिप आपके पास ही थी सारे सामान की, आपने चालान से मुझे वो भेज दिया और मैंने अपने यहाँ से उसका पूरा जूता बना दिया, मशीनों से अपना मैन्युफैक्चरिंग करके सारा कुछ करके पूरा शूज बना दिया और मैंने वो आपको भेज दिया अपना जॉब वर्क चार्जेस लेके। तो ये क्या ट्रांजेक्शन जॉब वर्क है? बिल्कुल दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल जॉब वर्क है, इसको जॉब वर्क कहेंगे। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर उसके पास बेशक उसने कुछ नहीं किया, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, मुझे भेज, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, मुझे भेज दिया, मैंने उसका जूता बनाया अपनी मशीनों को यूज करके और उसको वापस आपको जूता कंप्लीट बना के शूज बना के आपको दे दिया। तो ये जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन हो गई हमारा दोस्तों, ये जॉब वर्क है। अब जॉब वर्क के प्रोविजंस में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है, उसकी मर्जी है, वो जॉब वर्क के प्रोविजन को यूज करे या जॉब वर्क के प्रोविजन को यूज ना करे, उसकी मर्जी है। इस वाला जो हमने अभी एग्जांपल लिया, इस वाले एग्जांपल में प्रिंसिपल चाहता तो जो ये सारा उसने कपड़ा लिया था, सूलेस लिया था, वो मुझे सप्लाई भी कर सकता था, बिल से सप्लाई कर सकता था, उसके जूता बनाता और उसको वापस सप्लाई कर देता, वो इनवॉइस मुझे इशू करता, टैक्स लगाता और मैं भी वापस उसको इनवॉइस लगा के टैक्स लगा देता। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की मर्जी है, वो चाहे तो चालान से मुझे भेज दे सारा सामान और मैं अपना जॉब वर्क चार्जेस उससे ले लूं, और वो चाहे तो मुझे सप्लाई कर दे इसको और मैं उसे वापस सप्लाई कर दूं। तो ये जॉब वर्क प्रिंसिपल की ये मर्जी है, वो जैसा करना चाहे। अगर जॉब वर्क के प्रोविजन का वो बेनिफिट लेना चाहे तो ले सकता है, और जॉब के प्रोविजन का बेनिफिट ना लेना चाहे, जस्ट सप्लाई कर दो मुझे और वापस उसे सप्लाई कर दूं, ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों पता लग गया जॉब वर्क क्या होता है। हर्ष भाई जहां भी मेरा वॉइस क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे फोन कर देना। ओके 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 योगेश भाई, क्लियर है सर अभी तक तो बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो जॉब वर्क हमें पता लग गया, प्रिंसिपल का पता लग गया, प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी कभी भी आपकी। जॉब वर्कर का भी मैंने बता दिया आपको, उसका रजिस्ट्रेशन जब लेना है उसको, अगर उसका 20 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर होता है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर होता है, वॉलंटरी चाहे तो वो ले सकता है हमें। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जब गुड्स भेजेगा तो कैसे गुड्स प्रिंसिपल जॉब वर्कर को। सबसे पहले वो चालान बनाएगा, चालान वो ट्रिप्लिकेट बनाएगा, 2 चालान भेजेगा वो जॉब वर्कर को, उस गुड्स का जो गुड्स भेज रहा है वो जॉब वर्क के लिए है, और एक चालान उसके पास अपने पास रहेगा। अब ई वे बिल की बात करते हैं कि क्या जॉब वर्क ट्रांजेक्शन के लिए उसको ई वे बिल बनाना है। अभी मैं मान कर चलता हूं कि आपको मैंने प्रिंसिपल बना रखा है यहाँ पे आज इस वेबिनार के लिए और मैं जॉब वर्कर हूं।
अगर हम दोनों एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, प्रिंसिपल तो रजिस्टर्ड होगा, जॉब वर्क हो सकता है रजिस्टर्ड हो, जॉब वर्कर हो सकता है ना रजिस्टर्ड हो। अगर हम दोनों एक ही स्टेट में है तो हमें देखना है उस स्टेट ने ई वे बिल की लिमिट कितनी रखी हुई है। अगर हम आज की डेट में बात करें, सिर्फ 4 स्टेट या यूटी हैं जिन्होंने जॉब वर्क ई वे बिल की लिमिट 1 लाख रखी हुई है, बाकी सब जगह लिमिट 50,000 ही है। वो 4 स्टेट है हमारा, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट में अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों इन 4 स्टेटों में है और प्रिंसिपल 1 लाख तक का गुड्स अगर जॉब वर्क के लिए भेज रहा है तो उसे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर 4 स्टेटों के बाद किसी भी स्टेट में अगर जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों हैं तो अगर वो 50,000 तक का गुड्स भेज रहा है तो उसे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, और 50,000 से ज्यादा का गुड्स भेज रहा है तो उसे ई वे बिल बनाने की जरूरत है वहां पे। तो वो 2 चालान बनाएगा जो जॉब वर्कर को देगा और ई वे बिल साथ में देगा। अब मान के चलते हैं आप जो प्रिंसिपल हैं आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं और मैं जॉब वर्कर हूं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। अब यहाँ पे ई वे बिल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 100 रुपए का गुड्स भी मेरे को दिल्ली भेज रहे हैं जॉब होने के लिए तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्क 2 डिफरेंट स्टेट्स में अगर हैं तो आप 100 रुपए का गुड्स भी अगर जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल मैंडेटरी है। रूल 138 सब रूल 1 प्रोवाइजो 3 कहता है कि आप 1 रुपए का गुड्स भी भेज रहे हैं तो यहाँ पे ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों आपने चालान बना दिया, आपने ई वे बिल बना दिया और गुड्स मेरे पास आ गया, जॉब वर्क के पास में गुड्स आ गया जॉब वर्क होने के लिए। अब दोस्तों मैंने उस पर कोई प्रोसेस किया उस गुड्स पे कोई भी, अब हो सकता है आपको मेरे पास से दूसरे जॉब वर्कर के पास में भी वो गुड्स भेजना पड़े किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास में भी आपको वो गुड्स प्रोसेस के लिए भेजना पड़े, तो कैसे जाएगा वो गुड्स दूसरे जॉब वर्कर के पास प्रोसेस होने के लिए? उसमें भी या तो जॉब वर्कर चालान बनाएगा और या प्रिंसिपल चालान बनाएगा, दोनों में से कोई एक चालान बना सकता है। या तीसरी चीज क्या है, आपने जो चालान मुझे जॉब वर्कर भेजे थे पहले, आपने सपोज करो मुझे 1000 पीसीज भेजे थे मुझे कोई प्रोसेस करने के लिए, और वो पूरे के पूरे 1000 पीसीज मुझे नेक्स्ट जॉब वर्कर को भेजने हैं। आपने मतलब प्रिंसिपल ने मेरे से दूसरे जॉब वर्कर को पूरे 1000 पीसीज भेजने हैं, तो आपने जो मुझे चालान दिया था उसी चालान को मैं एंडोर्स कर सकता हूं और उस चालान से ही गुड्स दूसरे जॉब वर्कर को जा सकते हैं ई वे बिल के साथ में। लेकिन अगर उस 1000 पीसीस में से 500 पीसीस ही आप दूसरे जॉब वर्कर को भिजवाना चाहते हो तो जो आपने मुझे पहले चालान दिया था उस चालान को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद या तो एज ए प्रिंसिपल आपको दूसरा चालान बनाना पड़ेगा या एज ए जॉब वर्कर मुझे दूसरा चालान बनाना पड़ेगा, तब वो दूसरे जॉब वर्कर के पास में गुड्स जाएगा। दोस्तों तो प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास में कैसे गुड्स गया वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप जो प्रिंसिपल हैं आप हरियाणा में रजिस्टर्ड है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, आपने कोई गुड्स परचेज किया दिल्ली से और आपने वो गुड्स परचेज करके डायरेक्ट जॉब वर्कर को मुझे दिल्ली में ही भिजवाना है, तो आप भिजवा सकते हैं, बिल्कुल आप भिजवा सकते हैं उस गुड्स को। आप अपने सप्लायर को जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आप उस सप्लायर को बोलेंगे कि अपना ये गुड्स मेरा जॉब वर्कर दिल्ली में है आप उसे भेज दो, तो सप्लायर बिल टू आपको करेगा और शिप टू मुझे करेगा और वो वाला गुड्स मेरे पास में भिजवा देगा। लेकिन इसके साथ साथ में एज ए प्रिंसिपल आपको चालान जो है मुझे उसी टाइम भिजवाना पड़ेगा। गुड्स तो मेरा सीधा आपके सप्लायर से मेरे पास में आ जाएगा, लेकिन आपको एक चालान बनाना पड़ेगा और वो चालान भी मुझे जॉब वर्कर को भिजवाना पड़ेगा वो चालान भी। तो मेरे पास इस टाइप से गुड्स आ सकता है। अगर आपने सपोज करो कोई इंपोर्ट किया, अब आपने इंपोर्ट किया, दिल्ली कस्टम पे आपका सामान आया, अब आप हरियाणा में हो तो आप चाहते हो दिल्ली में ही मैं जॉब वर्कर हूं, आपका सीधा कस्टम पोर्ट से गुड्स आ जाए मेरे पास जॉब वर्कर के पास, तो वो भी पॉसिबल है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तो वहां पे सीधा जॉब वर्कर का मेरा एड्रेस डालेंगे और वो गुड्स आ जाएगा, और उस पर जो भी आप रिवर्स चार्ज में आईटीसी पे करेंगे उसका आप आईटीसी ले सकते हैं, टैक्स पे करेंगे उसका आईटीसी ले सकते हैं। और जब डायरेक्ट आपने जो परचेज किया है उस डायरेक्ट परचेज में जो जॉब वर्कर के पास मेरे पास गुड्स आ गया था उसका भी आप आईटीसी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों जॉब वर्कर के पास प्रिंसिपल आपने गुड्स भेजा डायरेक्ट वो आ गया, अगर आपने कोई अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया था जॉब वर्कर के पास में वो भी आ गया, अगर आपने कोई इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट करने के बाद भी मेरे पास भी वो गुड्स आ गया। अब मेरे पास गुड्स आ गया, अब मुझे उसका प्रोसेस करना है, मैंने तो प्रोसेस कर दिया उसका गुड्स का। जब उसका सारा कुछ प्रोसेस हो गया तो प्रोसेस होने के बाद वो गुड्स मैंने आपको रिटर्न करना है, प्रिंसिपल को मैंने गुड्स रिटर्न करना है। तो जब मैं प्रिंसिपल को गुड्स रिटर्न करूंगा तो अगर जितना गुड्स मेरे पास आया था, अगर प्रिंसिपल ने मुझे 1000 पीसीस भेजे थे एक चालान से और पूरे 1000 पीसीस ही मुझे प्रिंसिपल को रिटर्न करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसने प्रिंसिपल ने आपने जो मुझे चालान दिया था उसी चालान पे उस गुड्स को वापस मैं आपको जॉब वर्क करने के बाद भेज सकता हूं, और अपना जॉब वर्क चार्जेस जो है उसका इनवॉइस मैं आपको
दे दूंगा अपने जॉब वर्क जो इनवॉइस है वो इनवॉइस आपको दे दूंगा मैं, और चालान आपका, और ईवे बिल उसका भी मैंडेटरी है, अगर स्टेट अलग अलग है तो उसका भी ईवे बिल बनेगा, ईवे बिल के साथ में, और जॉब वर्क का अपना बना के मैं अपने प्रिंसिपल को गुड्स वहां पे वापस कर दूंगा गुड्स। तो प्रिंसिपल के पास अब दोस्तों गुड्स वापस आ गया। अब हमें डिस्कस करना है कि ये जो गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस आया, इस गुड्स को वापस होने की कोई टाइम लिमिट थी या कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रिंसिपल के पास, जॉब वर्कर के पास से प्रिंसिपल के पास गुड्स वापस आने की। अगर इनपुट है तो ये वाला जो गुड्स है जो जॉब वर्कर के पास गया था, ये 1 ईयर में वापस आ जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास। और अगर ये कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स कितने टाइम में आ जाना चाहिए? 3 ईयर में वापस प्रिंसिपल के पास आ जाना चाहिए। अब ये डेट कहां से हम काउंट करेंगे? जब प्रिंसिपल ने गुड्स जॉब वर्कर को भेजा था और जो चालान बनाया था, उस चालान पे जो डेट है, अगर वो इनपुट है तो उस डेट से 1 साल के अंदर वापस प्रिंसिपल के पास गुड्स पहुंच जाना चाहिए। और अगर वो कैपिटल गुड्स है तो उस डेट से 3 ईयर के अंदर वो गुड्स प्रिंसिपल के पास पहुंच जाना चाहिए। हमारा सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 आया था, उससे पहले ये टाइम लिमिट 1 ईयर एंड 3 ईयर थी। लेकिन जब सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये 1 ईयर और 3 ईयर में गुड्स वापस नहीं आते तो प्रिंसिपल जो है कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है, और कमिश्नर 1 ईयर के पीरियड को बढ़ा के फर्दर 1 ईयर और कर सकता है, मतलब टोटल 2 ईयर, और 3 ईयर के पीरियड को बढ़ा के फर्दर 2 ईयर और कर सकता है, मतलब टोटल 5 ईयर। तो हमारे पास अब अगर हम कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो इनपुट को वापस आने का टाइम हमारे पास हो जाता है 3 ईयर, और कैपिटल गुड्स को वापस आने का टाइम हमारे पास हो जाता है 5 ईयर। इस पीरियड में हमारे पास गुड्स वापस आ जाना चाहिए। दोस्तों अगर इस पीरियड में गुड्स हमारे पास वापस नहीं आता तो क्या हमें क्या करना है? हर्ष भाई? हाँ जी योगेश भाई। अगर यहाँ तक किसी को क्वेरी है तो एक बार क्वेरी ले लें, फिर इसको हम आगे टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे। Okay. If any participant has any query regarding प्रिंसिपल ने जॉब वर्क को गुड्स भेजा या जॉब वर्क दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स गया या उससे वापस आया है, डायरेक्ट सप्लाई हुई, इंपोर्ट, इससे रिलेटेड कोई भी किसी को क्वेरी है अभी तक? please raise your hand if you have any query. I will unmute and you can ask your query directly to Mr. Yogesh Singh ji. योगेश जी अभी शायद लगता नहीं है किसी की क्वेरी है, लास्ट में फिर हम देख लेंगे। आप स्टार्ट करिए अपना डेलिब्रेशन। ठीक है, तो हमने टाइम लिमिट अपना देख लिया कि हमारा 1 ईयर और 3 ईयर का टाइम लिमिट है, जो एक्सटेंड होके 3 ईयर और 5 ईयर हो सकता है अपना गुड्स को वापस, जो जॉब वर्क के लिए प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा था उसको वापस आने का। अब हम मान के चलते ये जो इनपुट है जो हमने भेजा था, जो 1 साल में आना था, अगर ये इनपुट वापस नहीं आया तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है? अगर ये इनपुट हमारा वापस नहीं आया प्रिंसिपल के पास 1 ईयर में तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है? मान के चलते हैं हमने एक गुड्स था जो आज जून 2020 में हमने जॉब वर्कर को भेजा जॉब वर्क होने के लिए, और ये 1 साल में जून 2021 तक वापस नहीं आ पाया हमारे। वापस नहीं आया तो हमें करना है, सर जिस डेट में ये 1 ईयर का पीरियड कंप्लीट होगा उस डेट को ये आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। मान लो आज जून 20 में आपने 1 लाख रुपए का वो गुड्स था जो जॉब वर्क के लिए भेजा था, ये जून 21 तक वापस नहीं आ पाया आपके पास में, वापस नहीं आया, जून 21 में ये आपको सप्लाई बन जाएगी। जब आपकी ये सप्लाई बन जाएगी जून 21 में, तो जून 21 का जो आपका जीएसटीआर 1 होगा या जीएसटीआर 3B जो होगा, 3B में आपको ये सप्लाई दिखानी पड़ेगी और इसका टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा, उस गुड्स पे जितना टैक्स होता था जमा कराना पड़ेगा, और प्लस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1 ईयर का, जिस डेट को आपने ये गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा था। मतलब जून 20 में आपने ये गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा था और जून 21 तक अगर ये गुड्स वापस नहीं आया 1 ईयर में, और कमिश्नर ने भी इस पीरियड को आगे एक्सटेंड नहीं किया आपकी रिक्वेस्ट पे, तो ये जून 21 में आपकी सप्लाई बन जाएगी। जब सप्लाई बन जाएगी तो आपको ये 1 में सप्लाई दिखानी पड़ेगी और 3B में भी आपको ये सप्लाई दिखानी पड़ेगी, और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से 1 साल का। अब ये सप्लाई किसको दिखाएंगे हम? ये सप्लाई दिखाएंगे हम अपने जॉब वर्कर को कि हमने ये जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिया है। अब जॉब वर्कर को सप्लाई हो गया, अब क्या जॉब वर्कर इसका आईटीसी ले पाएगा? अब यहाँ पे डिपेंड करता है जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो इस अमाउंट का आईटीसी बिल्कुल ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो आईटीसी इसका ले लेगा तो हमारे पास आपको पता होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइजो 3 है जो कहता है जब हम आईटीसी लेते हैं तो हमें सप्लायर की पेमेंट भी करनी होती है 180 डेज के अंदर। अब यहाँ पे वो पेमेंट कैसे करेगा? उसके पास तो गुड्स जॉब वर्क के लिए आया था, 1 ईयर में उसने रिटर्न नहीं किया, बिल मैंने इशू किया उसको जून 2021 में उसका, तो जून 2021 से उसके पास 6 मंथ का टाइम होगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेंगे आपके,
पहला, वो पेमेंट कर देगा उतने अमाउंट की। मैंने 1 लाख का इनवॉइस उसको इशू कर दिया था क्योंकि 1 लाख का गुड्स मेरा वापस नहीं आया था जॉब वर्क होके, उस पे 18,000 जीएसटी लगा दिया था मैंने। 1,18,000 का बिल मैं उसको इशू कर दूंगा और वो मुझे 1,18,000 की पेमेंट कर देगा। पहला सिनेरियो तो ये बनेगा और उस आईटीसी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा, उसने 1 साल में मुझे गुड्स रिटर्न नहीं किया था ये जॉब वर्क करके, लेकिन हो सकता है उसने बाद में जॉब वर्क वो उस पे कर देगा और जून 21 के बाद में जुलाई 21 में वो मुझे इस गुड्स को रिटर्न करेगा। जब वो इस गुड्स को रिटर्न करेगा तो वो एज ए सप्लाई मुझे इसे रिटर्न करेगा। प्रिंसिपल ने उसको बिल काट दिया था, जून 21 में इनवॉइस काट दिया था, उसके बाद जॉब वर्क करके वो एज ए उसमें 1 लाख रुपए प्लस में अपना जॉब वर्क चार्जेस जो भी होगा उसका 10,000 रुपए होगा, 15,000 रुपए होगा, जो भी होगा वो उसमें ऐड करके उसको वो इनवॉइस इशू कर देगा और वो ट्रांजेक्शन उसकी नेट हो जाएगी, फिर उसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आईटीसी उसका ले लेगा। अब सेकंड चीज मान के चलते हैं कि हमारा जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर हमारा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, फिर प्रिंसिपल की कॉस्ट बन जाएगी ये टैक्स, क्योंकि टैक्स तो वो ले ही नहीं पाएगा, जॉब वर्कर तो आईटीसी ले ही नहीं पाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी प्रिंसिपल की। और वो उसके बाद में अब उस गुड्स को वो रिटर्न कैसे भेजेगा, जो जॉब वर्कर है मैं हूं जिसने गुड्स को रिटर्न नहीं किया था आपको 1 साल में, आपने उसका 1 साल बाद मुझे इनवॉइस इशू कर दिया था। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो उसका मैं आईटीसी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जॉब वर्क करने के बाद उस गुड्स को आपको मैं सप्लाई ही कर दूंगा। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं और हम दोनों सेम स्टेट में हैं, आप प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों सेम स्टेट में हैं, तो मैं आपको वो गुड्स भेज दूंगा। अगर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट जो गुड्स सेल करने की है, अगर वो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से कम हो रही है तो मैं आपको सेल कर दूंगा, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो मैं दूसरे स्टेट में हूं, आप प्रिंसिपल हो हरियाणा में और मैं जॉब वर्कर हूं दिल्ली में, ठीक है, अब मैं उस गुड्स को कैसे सेल करूंगा, तो उसके लिए मुझे अब रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। जब प्रिंसिपल ने जून 2021 में मुझे इनवॉइस इशू कर दिया 1 लाख का, उसके बाद मैंने जॉब वर्क किया, अब मुझे जब वो गुड्स वापस भेजना प्रिंसिपल को तो मुझे अब 100% रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लिए मैं इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाऊंगा, और सेल नहीं कर पाऊंगा तो वो गुड्स प्रिंसिपल को वापस नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। दोस्तों अब हम टेक्निकल पार्ट पे आते हैं थोड़ा सा। अब जब ये 1 साल हुआ और ये गुड्स वापस नहीं पहुंच पाया, अब प्रिंसिपल इसकी वैल्यू क्या लगाएगा। जब इसने जून 20 में आज गुड्स भेजा था तो चालान पे इस गुड्स की उसने वैल्यू डिक्लेयर की थी 1 लाख रुपीज, और उसका जॉब वर्कर से जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो कहता था जॉब वर्कर मैं 10,000 रुपीज आपका इसका जॉब वर्क का चार्जेस लूंगा, और उसका कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया था 5,000 रुपीज का। 1 लाख का गुड्स हो गया, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, और 10,000 वो जॉब वर्क चार्जेस जो वहां पे लगना था उसका। अब 1 ईयर हो गया, उसको इनवॉइस इशू करना है, तो इनवॉइस इशू क्या करेगा, वो 1 लाख रुपीज करेगा, या ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके 1,05,000 करेगा, या जॉब वर्क भी ऐड करके उस पर 1,50,000 उसकी वैल्यूएशन होगी। दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ हमने सिर्फ चालान में जो वैल्यू रखी है, सिर्फ हमें 1 लाख रुपए वो इनवॉइस इशू करना है उसका। 5,000 जो ट्रांसपोर्टेशन था या 10,000 जो जॉब वर्क का चार्जेस था उससे हमें मतलब नहीं है। हमने 1 लाख रुपीज खाली जो जॉब वर्कर को चालान इशू किया था जून 2020 में, अगर 1 लाख का गुड्स वापस नहीं आया तो 2021 में हमें इशू कर देना है उसको 1 लाख रुपीज का। दोस्तों अब मेरा जॉब वर्कर के पास गुड्स है, अब हम मान के चलते हैं। योगेश जी, हाँ जी योगेश जी ये बताओ, जो अभी आपने बताया इस केस में कि अगर इंटर स्टेट होगा जॉब वर्कर और प्रिंसिपल, जी सर, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जॉब वर्कर को। नहीं रजिस्ट्रेशन सर नॉर्मल ट्रांजैक्शन में नहीं लेना उसको। जॉब वर्कर मैं हूं, मैं दिल्ली में हूं, आप प्रिंसिपल हैं, आप हरियाणा में हैं, आपने मुझे जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज दिया, मैंने वो गुड्स 1 साल के अंदर अंदर आपको लौटा दिया, अपना जॉब वर्क चार्जेस का बिल इशू कर दिया, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मुझे लेने की जरूरत भी नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरा 10,000 का इनवॉइस, मैंने इनवॉइस चार्जेस जो था मेरा जॉब वर्क चार्जेस वो आपको मैंने इशू कर दिया। ये है सर नॉर्मल ट्रांजेक्शन, इसके लिए आपको कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपने जो गुड्स मुझे जून 2020 में भेजा दिल्ली जॉब वर्क करने के लिए, 1 लाख का गुड्स आपने भेजा, उस गुड्स को वापस मुझे जॉब वर्क करने की, आप जॉब वर्क करके आपके पास भेजने की टाइम लिमिट है 1 ईयर सर। अगर मैं जून 2021 तक आपको वो गुड्स वापस नहीं भेज पाया तो एज ए प्रिंसिपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसको सप्लाई मानना, और आप जून 2021 में उस 1 लाख रुपए के गुड्स की सप्लाई का इनवॉइस इशू कर देंगे मुझे जॉब वर्कर को दिल्ली में, क्यों आपने ये गुड्स मुझे दिल्ली में बेच दिया। अब आपने बेच दिया सर मुझे, अब मैं 1 साल में तो जॉब वर्क का प्रोसीजर पूरा नहीं कर पाया था, 1 साल बाद मतलब जुलाई 2021 में मान लो मैंने जॉब वर्क पूरा कर दिया। अब सर जो गुड्स तो आप मुझे बेच चुके हो ना, उसका टाइटल डीड तो मेरे पास आ चुका है, अब उसका ऑनर तो मैं हूं उस गुड्स का, अब मैं उसको वापस कैसे भेजूंगा सर आपको। अगर मुझे उसे दिल्ली से और यहाँ वापस भेजना है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करनी है, तो इंटर स्टेट सप्लाई में नहीं कर सकता। अप्लाई हो गई इस केस में, सर्विस नहीं बची ना ये, इसलिए
लेना हाँ, जरूरी सर्विस हो नहीं जाएगा। बचती। सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट 20 लाख के लिए नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 से एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन गुड्स के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। 1 रुपए का गुड्स भी आप सप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब प्रिंसिपल को डे फर्स्ट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर जॉब वर्क के लिए भेजेगा? प्रिंसिपल को बिल्कुल जो है, अगर आप जॉब वर्क के प्रोविजन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको डे 1 से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप जॉब वर्क के प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले सकते सर। मतलब मैं कोई माल मार्केट से खरीद के और अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक किसी से बनवा रहा हूँ, और मैं ये एज्यूम कर लूं कि पता नहीं मेरी 20 लाख 40 लाख क्रॉस करेगी नहीं करेगी, तो अगर आपके वर्ड्स पे जाएं तो मैं करवा ही नहीं पाऊंगा वो काम। नहीं सर, आप करवा पाओगे, आप जॉब वर्क नहीं कहेंगे उसको। आप करवा पाओगे उसको, जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। और जॉब वर्क के जो जीएसटी रेट हैं जितने भी हैं, जैसे न्यूज़पेपर पे या अभी 12% रेट आया था, आप रेजिडुअल कैटेगरी में चले जाओगे और उसका रेट अलग हो जाएगा। नहीं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं तो उसको जॉब वर्क के लिए भेजूंगा ना, अपने मुताबिक काम करवा नहीं, के जॉब ऊपर। वर्क के लिए भेजोगे उसको जॉब वर्क नहीं कहेंगे सर। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जब जॉब वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो सिंपल कहता है कि जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके गुड्स पे जो काम किया है वो जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर। जैसे अभी इस पेंडेमिक में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि वो जैसे मास्क वगैरह बनवा रहे हैं, कपड़ा कहीं से खरीदा, बनवा कहीं और से रहे हैं, और किसी ने भी रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा, तो क्या वायलेशन कर रहे हैं सारे के सारे? बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन हो रहा है सर। उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लास्ट में मैंने पूरा केस स्टडी बनाया हुआ है, डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल वायलेशन हो रहा है। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है सर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जॉब वर्कर के पास गुड्स प्रिंसिपल ने भेज दिया। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं, आप प्रिंसिपल हो, आप हरियाणा में हो, रजिस्टर्ड हो हरियाणा में, मैं महाराष्ट्र। हर्ष भाई एक बार म्यूट कर दो यार, किसी की आवाजें आ रही है। हाँ, आप प्रिंसिपल हैं, आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं, मैं महाराष्ट्र में हूं और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। जॉब वर्कर हूं मैं, महाराष्ट्र में हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। आपने मेरे को 10 लाख रुपए का गुड्स जॉब वर्क करने के लिए दे दिया महाराष्ट्र में कि अपना जो है योगेश जी इसको जॉब वर्क करना है। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैंने जॉब वर्क कर दिया। उसको जॉब करने के बाद मेरा चार्जेस था 1 लाख रुपीज। उस 1 लाख रुपीज का मैंने आपको इनवॉइस भी दे दिया। अब जो आपका कस्टमर है जिसको आपको वो गुड्स सेल करना है, वो गुड्स भी महाराष्ट्र में है, जॉब वर्क मैं भी महाराष्ट्र में हूं और मेरा आपका कस्टमर वो भी महाराष्ट्र में है। तो क्या आप उस गुड्स को मेरे यहां से उठा के डायरेक्ट कस्टमर को, जो आपका कस्टमर है जो महाराष्ट्र में, उसको भेज पाएंगे क्या गुड्स? सर यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर्ड हूं जॉब वर्कर महाराष्ट्र में तो आपको कोई इशू नहीं है। आप महाराष्ट्र से गुड उठाइए मेरे यहाँ से और अपना अपने क्लाइंट को महाराष्ट्र में भेज दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं। और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो लॉ क्या कहता है कि अगर जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड है तो आप जॉब वर्क की प्रीमाइसिस से डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर दो या सप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसकी प्रीमाइसिस से कब सप्लाई कर सकते हैं? जब उसको आप अपने प्रिंसिपल, आप अपने जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट करके उसके प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाएंगे। अगर आप उसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाएंगे तो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके प्रेमाइसिस से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, मैं हूं महाराष्ट्र में, आप हो हरियाणा में, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो सेकंड ऑप्शन क्या था? या तो मैं रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र के क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो आपको मेरा जो प्लेस है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर आप हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ हरियाणा के अंदर जो कोई प्रीमाइसिस आप उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हैं। आप हरियाणा से बाहर की किसी प्रीमाइसिस को अपने यहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, आपने 10 लाख का गुड्स मुझे भेजा, उस पे जॉब वर्क हुआ 1 लाख रुपए का, मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, आपने मेरे जॉब वर्क के चार्जेस दे दिए। अब आप चाहते हो मेरे महाराष्ट्र में पूना से गुड्स को उठा के मुंबई आप डायरेक्ट भेज दो और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। दोस्तों नहीं भेज सकते आप। 2 ऑप्शन है आपके पास खाली, या तो अपनी कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, ये पूना से गुड्स वापस हरियाणा आएगा आपकी प्रीमाइसिस में और हरियाणा से फिर मुंबई जाएगा, तो देखो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी। या सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा जाके, क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नंबर जाके ले लोगे तो आप मेरी प्रीमाइसिस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर पाओगे। या तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन इसमें यह है कि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड ले, वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर ले। अगर ये 3 चीजें होती हैं तो आप डायरेक्ट कर पाओगे दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके काफी क्लाइंट्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, जॉब वर्क रजिस्टर्ड नहीं होगा, जॉब वर्कर फिर भी उसकी प्रीमाइसिस से डायरेक्ट सप्लाई कर रहे होंगे, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल आप कंप्लायंस पूरा नहीं कर रहे।
अगर इसके लिए कोई डाउट है हर्ष भाई तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, क्योंकि जॉब वर्कर महाराष्ट्र में तो हमें गुड्स वापस मंगाना पड़ेगा यहाँ से, फिर सप्लाई करना पड़ेगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है महाराष्ट्र में। चलो ठीक है। आरुष ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आरुष से पूछते हैं। आरुष भाई मेरी क्वेरी दूसरी है। हाँ बताइए ना, आपने क्या कैपिटल गुड्स अगर कोई रिपेयर के लिए भेजते हैं तो क्या वो भी जॉब वर्क रहता है? अच्छा देखो, रिपेयर एंड जॉब वर्क दो अलग अलग टर्म्स हैं। रिपेयर को हम जॉब वर्क नहीं कह सकते। रिपेयर्स में आपको सबसे पहले जॉब वर्क में देखोगे जो हमारा गुड्स होता है उसका कोई ना कोई नेचर बदल जाता है, और जो रिपेयर होता है उसमें गुड्स का नेचर नहीं बदलता है, चाहे हमारा इनपुट है चाहे हमारा कैपिटल गुड्स है। अगर हमने उसको जॉब वर्क के लिए, रिपेयर के लिए भेजा कहीं, मान लो वो हमारा जॉब वर्क नहीं है, वो रिपेयर है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि रिपेयर का जो एसएससी कोड है वो भी अलग दे रखा है, एसएससी कोड 9987, और जॉब वर्क का जो एसएससी कोड है वो भी अलग दे रखा है 9988। जो रिपेयर है उसका टैक्स रेट भी अलग है 18%, और जो जॉब वर्क है उसका भी डिपेंड करता है किस टाइप का आपका जॉब वर्क है, उसका भी टैक्स रेट अलग है। तो जो रिपेयर है उसको हम जॉब वर्क बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जॉब वर्क है। सपोज करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, एक कंपनी है उसके अंदर एक जनरेटर है। अब जनरेटर में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई पार्ट उसका खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपने वो जनरेटर अपना जो है भेज दिया रिपेयर के लिए किसी की दुकान के पास, तो वो रिपेयर नहीं है क्योंकि उसका कोई नेचर चेंज नहीं हुआ, वो जैसा जनरेटर था वैसे ही जनरेटर है, बस उसका वो कोई पार्ट चेंज कर देगा या वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए आरुष भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल में एक बहुत अच्छी एडवांस रूलिंग फाइल हुई थी आलोक भानुका करके, आलोक भानुका एंटरप्राइजेस। आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा रिपेयर और जॉब वर्क में क्या डिफरेंस है, और रिपेयर को हम जॉब वर्क नहीं कह सकते बिल्कुल भी। आप वो एक बार पढ़ें, 2019 की एडवांस रूलिंग है वेस्ट बंगाल की, भानुका एंटरप्राइजेस, आलोक भानुका की, उसमें बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि रिपेयर क्या है और जॉब वर्क क्या है। तो हम रिपेयर को जॉब वर्क नहीं कह सकते यहाँ पे। चलें सर आगे, हर्ष भाई चलें? ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड हूं जॉब वर्कर, और आप भी हरियाणा में ही रजिस्टर्ड हैं प्रिंसिपल, मैं रजिस्टर्ड हूं या ना रजिस्टर्ड जॉब वर्कर हूं, मैं हरियाणा में हूं, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस, और आप भी हरियाणा में है। अब आपको अगर मेरे प्रीमाइसेस से डायरेक्ट गुड्स भिजवाना है, एक्सपोर्ट करना है, या आपको डायरेक्ट किसी अपने कस्टमर के यहाँ भिजवाना है, तो इस केस में आप भिजवा सकते हैं। दो चीजें, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी के अंदर जॉब वर्कर तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपना बिल एक बनाएंगे, बिल जब बना देंगे आप, तो बिल को आप बिल टू डिस्पैच फ्रॉम मेरे यहाँ से लिखेंगे और शिप टू अपने कस्टमर के यहाँ लिखेंगे, आप उस इनवॉइस को भेज देंगे ई वे बिल बना के। और जॉब वर्कर क्या करेगा, जब गुड्स तो उसके यहाँ से चला गया, वो प्रिंसिपल के पास गुड्स नहीं गया, तो प्रिंसिपल के पास नहीं गया गुड्स, तो जॉब वर्कर क्या करेगा, जो चालान प्रिंसिपल ने दिए थे, 2 चालान उसको, उनमें से एक चालान प्रिंसिपल को वापस कर देगा। तो दोस्तों गुड्स जब जॉब वर्कर अपना काम कंप्लीट कर देगा, तो वो गुड्स जो है वो प्रिंसिपल जॉब वर्क की प्रीमाइसेस से डायरेक्ट भेज सकता है बाहर। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई इशू नहीं है, भेज सकता है। और अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है और सेम स्टेट में है जिस स्टेट में प्रिंसिपल है, तो वो जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा के और वहां से गुड्स को बाहर भेज सकता है। लेकिन अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है और रजिस्टर्ड नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी, आपको या तो गुड्स वापस मंगाना पड़ेगा और फिर सप्लाई करना पड़ेगा, या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या आपको उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप उस गुड्स को वहां से मूव कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस गुड्स को वहां से मूव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हमने गुड्स मूव कर दिया दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं, अब आपने गुड्स भेजा, मान लो जॉब वर्कर को, प्रिंसिपल ने गुड्स जॉब वर्कर को भेजा, अब गुड्स लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या जॉब वर्क की प्रीमाइसेस पे पहुंच के गुड्स लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वो ड्यूरिंग द वे, ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स पे जितना आईटीसी आपने ले रखा था, मैंने आपको प्रिंसिपल माना हुआ है, आपने उस गुड्स पे जितना आईटीसी ले रखा था, सेक्शन 617 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच ब्लॉक क्रेडिट में, आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर वो ट्रांजिट में हुआ है तो। अगर वो गुड्स ट्रांजिट में नहीं हुआ, वो गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ पे जाके लॉस्ट हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। जब जॉब वर्कर के यहाँ पहुंच के वो गुड्स लॉस्ट हुआ है, तो आपको मान लेना पड़ेगा वो गुड्स वापस नहीं आएगा, कभी भी 1 ईयर 3 ईयर में वापस नहीं आएगा, तो आपकी वो सप्लाई बन जाएगी। और जब सप्लाई बन जाएगी, आपको उसी डेट को वो अपना इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा, उसको सप्लाई मान के कि आपने वो गुड्स जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिया।
तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल और जॉब वर्कर। आप प्रिंसिपल है, मैं जॉब वर्कर हूं, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। और जब डिस्प्यूट हो गया तो आपने जो गुड्स मुझे भेजा था वो गुड्स मैंने आपको वापस नहीं करा। जब वो गुड्स मैंने आपको वापस नहीं करा किसी भी डिस्प्यूट की वजह से, तो अब इस केस में क्या होगा? गुड्स तो वापस आएगा नहीं क्योंकि मैंने वापस नहीं किया। तो इसमें प्रिंसिपल आपको तो सेम वही करना पड़ेगा। जब वापस नहीं आएगा तो जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा या 3 ईयर कंप्लीट होंगे कैपिटल गुड्स के केस में, आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। आप इनवॉइस इशू कर देंगे। जब इनवॉइस आपका इशू हो जाएगा तो आपकी सप्लाई मान ली जाएगी और आपको विद इंटरेस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में दिखाना पड़ेगा। अब एज ए जॉब वर्कर मेरा क्या होगा? एज ए जॉब वर्कर वो गुड्स मेरे पास आ गया, मैंने अपना आपसे मेरा डिस्प्यूट हो गया, मैंने आपका गुड्स वापस नहीं करना। अब मैंने वो गुड्स सप्लाई करूंगा मैं आगे किसी को। अब जब गुड्स में आगे वो सप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यूएशन क्या होगी उस गुड्स की? आपने मान के चलो मैं दिल्ली में हूं, आप हरियाणा में हैं, आपने मुझे 10 लाख रुपए का गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा था, मेरा आपसे कोई डिस्प्यूट हो गया, मैंने गुड्स वो आपका वापस नहीं करा बिल्कुल भी। अब वापस नहीं करा तो आपके लिए तो वो 10 लाख रुपए सप्लाई बन जाएगी, 1 साल होते ही सप्लाई बन जाएगी। 10 लाख रुपए पे आप 1,80,000 रुपए टैक्स पे करोगे, आप उसको सप्लाई मान लोगे कि आपने वो गुड्स मुझे सेल कर दिया, सप्लाई हो जाएगी आपके लिए और आप उस पर इंटरेस्ट भी पे कर दोगे। अब एज ए जॉब वर्कर मैं उस गुड्स को सप्लाई करूंगा। अब मेन चीज है कि उसकी सप्लाई वैल्यूएशन कैसे होगी, उसकी कितनी वैल्यूएशन है। तो इसमें जो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, मेरे पास जो गुड्स पड़ा हुआ है 10 लाख रुपीस का, उसको जितने का भी मैं सेल करूंगा, 8 लाख का सेल करूंगा तो 8 लाख पे जीएसटी पे करूंगा, 12 लाख का सेल करूंगा तो 12 लाख पे जीएसटी पे करूंगा। तो प्रिंसिपल भी जीएसटी पे कर देगा उस पे और मैं भी जब उसको सप्लाई करूंगा आगे, मैं भी उस पे जीएसटी पे कर दूंगा उस पे। तो अब हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, तो क्या हुआ? मैंने एज ए जॉब वर्कर उसको एज ए जॉब वर्कर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, मैंने आपको गुड्स वापस नहीं करा तो मैं उसको सप्लाई कर दूंगा और उसको वैल्यूएशन क्या होगी वो मैंने आपको बता दी। वैल्यूएशन क्या होगी? जो भी मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन होगी। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू वो वैल्यूएशन होगी। मुझे उस चालान से कोई मतलब नहीं है, उसने मुझे कितने का गुड्स उस वैल्यू पे भेजा था, जो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो मेरी वैल्यूएशन होगी, उस पे मैंने जीएसटी पे करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जब आपने मुझे गुड्स भेजा, मैंने आपको जॉब वर्क करके आपका गुड्स वापस भी भेज दिया, अब कोई ना कोई स्क्रैप भी जनरेट हुआ होगा उसमें। जब स्क्रैप जनरेट हुआ होगा कोई, तो स्क्रैप की क्या ट्रीटमेंट होगी? अब स्क्रैप की क्या ट्रीटमेंट होगी? पहले तो क्या होता है, जब जॉब वर्कर और प्रिंसिपल के बीच में, आपके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें पहले ही हो जाता है कि आप जो मुझे गुड्स भेज रहे हो इस पे इतना स्क्रैप जनरेट होगा, इतना स्क्रैप निकलेगा इसमें। तो जब स्क्रैप निकलता है तो जो जॉब वर्कर होता है, जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो जितना भी स्क्रैप निकला था वो अपनी प्रीमाइसिस से ही उसको आगे किसी को सप्लाई कर सकता है एप्लीकेबल जीएसटी रेट पे। उस स्क्रैप पे जो भी रेट होगा वो उसको अपने इनवॉइस इशू करेगा जॉब वर्कर और उसको सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो 2 केस होंगे। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहला केस क्या होगा, जब वो गुड्स को वापस भेजेगा प्रिंसिपल को जिस पे जॉब वर्क किया है, उसके साथ में इस स्क्रैप को भी वापस भेज देगा प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल उसको अपनी प्रीमाइसिस से सप्लाई कर देगा जीएसटी टैक्स लगा के। लेकिन अगर जॉब वर्कर चाहे, अगर प्रिंसिपल चाहे कि मैं जॉब वर्क की प्रीमाइसिस से ही सेल कर दूं उसको, तो भी वो सेल कर सकता है। अगर लेकिन जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है और जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों एक ही स्टेट में है, तो पहले जॉब वर्कर को पहले प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का जो प्लेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा, तब वहां से वो उस स्क्रैप को सप्लाई कर पाएगा। और अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में और रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारी सेम कहानी वो वाली हो जाएगी जो हमने अभी एग्जांपल लिया था महाराष्ट्र वाला। वहां पे क्या होगा, फिर स्क्रैप जॉब वर्कर को वापस भेजना ही पड़ेगा गुड्स के साथ और प्रिंसिपल यहां से उसको सप्लाई करेगा, वहां से उसको सप्लाई नहीं कर सकता अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों हमने स्क्रैप और वेस्ट का भी आपको बता दिया कि स्क्रैप और वेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अब सपोज करो डिपार्टमेंट आए, डिपार्टमेंट आपसे कहे कि भाई प्रिंसिपल और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो प्रिंसिपल ने आपको बोला है कि 1000 पीसेज जो आएंगे उसमें 100 केजी स्क्रैप निकलेगा और आपने जॉब वर्कर ने, मैं जो जॉब वर्क हूं, मैंने स्क्रैप सेल किया 50 केजी और हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 पीसेज में 100 केजी स्क्रैप निकलेगा। तो डिपार्टमेंट कहेगा आपने 50 केजी स्क्रैप सेल किया है, मैं तो जो 50 केजी और स्क्रैप है उसकी वैल्यू पे भी आपको जीएसटी लूंगा। तो डिपार्टमेंट क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। जितना मेरा स्क्रैप जनरेटेड हुआ है, चाहे वो हमारे बीच में जितना एग्रीमेंट हुआ था कि इसमें से एक इतना नॉर्मल स्क्रैप जनरेट होगा, चाहे उतना स्क्रैप जनरेट वो नहीं हुआ है, जितना स्क्रैप भी जनरेट हुआ है उसको जो मैं सप्लाई करूंगा उसकी जितनी सेल वैल्यू होगी मैं उस पर टैक्स दूंगा। डिपार्टमेंट मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपका जो स्क्रैप है ये कम क्यों निकला है, ज्यादा क्यों नहीं निकला आपका स्क्रैप। ये हो गया दोस्तों।
अब जो प्रिंसिपल होता है वो अपने गुड्स को भेजता है जॉब वर्कर के पास में जॉब वर्क करने के लिए, और बिना ड्यूटी के, कोई टैक्स पे नहीं करता, चालान पे भेज देता है। तो क्या कंडीशन है ऐसी जिसपे वो भेज सकता है? हो सकता है कि वो कोई कंडीशन उसे पूरी करनी होगी। क्या कंडीशन है? वो है हमारा ITC 04, एक रिटर्न है हमारी ITC 04। वो हर प्रिंसिपल को फाइल करनी है, हर प्रिंसिपल को जो जॉब वर्क कराता है। अगर आप जॉब वर्क नहीं करा रहे हैं तो आपको वो ITC 04 रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन अगर आप जॉब वर्क करा रहे हैं और उसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जॉब वर्कर की शायद बेशक टर्नओवर 5 लाख रुपए है और वो जॉब वर्क बेशक 5,000 रुपए का करा रहा है, अगर उसने कोई भी गुड्स अपना जॉब वर्क के लिए भेज दिया चालान पे, तो उसे ITC 04 फाइल करना मैंडेटरी है। ITC 04 से ही डिपार्टमेंट को हम इंटीमेशन देते हैं कि हम अपना गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं। तो जो ITC 04 होती है, ये जो ITC 04 की रिटर्न है, ये हमारी क्वार्टरली रिटर्न है। ये क्वार्टरली रिटर्न जाती है, जैसे अप्रैल, मई, जून 2020 की जो रिटर्न है, कब जाएगी ये? 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लेकिन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो ITC 04 जाने थे 3 क्वार्टर के, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो ITC 04 जाने थे 4 क्वार्टर के, उनको वेव्ड ऑफ कर दिया है। उनको बोल दिया है कि आपको ये फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अप्रैल 19 से जो है ITC 04 फाइल करो। मतलब पहला ITC 04 जो जाना है वो अप्रैल, मई, जून 19 का 25 जुलाई को जाना था, जो कि मोस्टली हम में से अपने क्लाइंटों के मेरे ख्याल में ITC 04 फाइल नहीं कर रहे होंगे। ITC 04 अगर हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो हम जॉब वर्क के लिए जो गुड्स भेज रहे हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। हम जॉब वर्क का गुड्स नहीं भेज सकते अगर हम ITC 04 अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ITC 04 के उससे ही हम डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं कि हम अपना गुड्स जो है जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ITC 04 जो है, इसके लिए क्या कोई लेट फीस है? नहीं दोस्तों, ITC 04 के लिए लॉ में कोई लेट फीस नहीं है। अगर आपने फाइल नहीं भी करे हैं अब तक, अप्रैल, मई, जून, एक 4 क्वार्टर जा चुके हैं आपका, ये 5वां क्वार्टर खत्म हो जाएगा जून 20 में, जो आपने 25 जुलाई को फाइल करना था। अगर आपने फाइल नहीं कराया अभी तक भी, तो आप फाइल कर सकते हैं, लेट फीस कोई नहीं है। हाँ, पेनल्टी, जनरल पेनल्टी लग सकती है 25,000 CGST एक्ट में, 25,000 SGST एक्ट में, लेकिन लेट फीस कोई नहीं है। अब क्या है, हमें ITC 04 में भरना क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। अगर नहीं फाइल कर रखे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने क्लाइंटों का तुरंत फाइल कर दें इनको। क्या भरना होता है ITC 04 में? ITC 04 में सबसे पहले टेबल नंबर 4 होता है। टेबल नंबर 4 में हमें भेजना है प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजा है, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो भी गुड्स भेजा है जॉब वर्क के लिए, वो सारा टेबल नंबर 4 में आता है ITC 04 में। उसमें जॉब वर्कर का मेरा GST नंबर अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मेरा स्टेट का नाम, आपका जो चालान था, आपने जिससे मुझे गुड्स भेजा था, वो चालान का नंबर, उस चालान की डेट, क्या गुड्स था, क्वांटिटी क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी उसकी, और उस पे GST रेट कितना था, क्या GST रेट लगता है, और HSN कोड क्या था उसका। हो सकता है गुड्स आपने प्रिंसिपल ने डायरेक्ट जॉब वर्कर को मुझे भेज दिया हो, या हो सकता है प्रिंसिपल ने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया हो और सप्लायर ने डायरेक्ट मुझे भेज दिया हो। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल ने, आपने अगर किसी अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया है और वो मुझे डायरेक्ट अगर आपने भेज दिया है, तो भी गुड्स मेरे पास आ जाएगा, लेकिन चालान आपको तब भी इश्यू करना है। बिना चालान इश्यू किए काम नहीं चलेगा। गुड्स मेरे पास पहुंच गया, लेकिन चालान आपने इश्यू करना है, उस चालान का नंबर वहां पे आ जाएगा। यह है टेबल नंबर 4। उसके बाद टेबल नंबर 5A। टेबल नंबर 5A क्या कहता है? टेबल नंबर 5A कहता है, जो जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर से जब गुड्स वापस मेरे पास आएगा, प्रिंसिपल के पास वापस आएगा, आपके पास, मैंने आपको प्रिंसिपल बनाया हुआ है, जो जॉब वर्कर है, अगर जब मैं अपना गुड्स कंप्लीट करके जब आपके पास भेजूंगा गुड्स, तो मैं अपना चालान इश्यू करूंगा, तो वहां पे मेरा जॉब वर्कर का रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं हूं मैं रजिस्टर्ड तो मेरा स्टेट का नाम, क्या चालान नंबर था, क्या चालान की डेट थी, और वो चालान नंबर क्या था जिससे आपने वो गुड्स मुझे भेजा था, और वो चालान की डेट क्या थी, और वेस्ट और स्क्रैप कितना हुआ इसमें से जो निकला वो, और उस पे GST रेट क्या था। उसके बाद एक टेबल था पहले इसमें ITC 04 में, टेबल नंबर 5B, बड़ा खतरनाक टेबल था वो टेबल नंबर 5B। उस 5B में क्या करना होता था कि आपने जो गुड्स मुझे जॉब वर्क के लिए भेजा, जब मैंने उस पे गुड्स वर्क कंप्लीट कर लिया अपना ट्रीटमेंट, तो आपको दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेजना है मेरे पास से दूसरे जॉब वर्कर को, और वहां से तीसरे जॉब वर्कर को अगर कुछ भेजना है, तीसरे से चौथे को। तो 5B में वो डिटेल आती थी कि आपने जो गुड्स जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को, से तीसरे जॉब वर्कर को, से चौथे जॉब वर्कर को, सबको डिटेल देनी होती थी। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने, लोगों ने जब बोला, तो डिपार्टमेंट ने ये अपना फील किया कि ये बड़ा डिफिकल्ट है। प्रिंसिपल, आपने मुझे गुड्स भेज दिया, उसके बाद मेरे से दूसरे जॉब वर्कर को, उससे तीसरे जॉब वर्कर को, बड़ा डिफिकल्ट है ये देखना कि अपना ऐसे जा रहा है। तो उन्होंने टेबल नंबर 5B को डिलीट कर दिया ITC 04 से।
अब आपको ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है ITC 04 में कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास माल कब गया, या उस चालान की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आपको टेबल नंबर 4 में देना है कि आपने जो मेरे पास गुड्स भेजा था या आपके सप्लायर ने मुझे भेजा था, आपने जो चालान इश्यू किया था उस चालान का नंबर। आपको टेबल नंबर 5A में देना है जो गुड्स मैंने आपको वापस किया, जिस जॉब वर्कर को आपने भेजा था उसी जॉब वर्कर ने जब गुड्स आपको वापस कर दिया तो टेबल नंबर 5A में जाएगा। अब हो सकता है कि अपना मैंने गुड दूसरे जॉब वर्कर को भेजा हो, दूसरे से तीसरे को, आपके पास तीसरे जॉब वर्कर से गुड वापस आया हो जब वो गुड जॉब वर्क हो गए, तो टेबल नंबर 5B जो है उसमें क्या बोलता है वो कि आप सीधा दे दो जिस जॉब वर्कर के पास से आपके पास गुड्स आया है। आप बीच की चैन देने की जरूरत नहीं है अब आपको कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर, दूसरे जॉब वर्कर से तीसरे जॉब वर्कर। अब आप सीधा दो डिटेल, आपने जिस जॉब वर्कर को भेजा था वो, और उस जॉब वर्कर ने जब आपको रिटर्न किया वो, अगर उसने नहीं किया किसी और ने भी कराया तो उसने जो करा है तो वो आपको देना है। और टेबल नंबर 5C में क्या कहता है? 5C में कहता है वो, अगर आपने ये गुड्स अपने पास वापस नहीं मंगाया और ये गुड्स आपने डायरेक्ट मेरी प्रीमाइसिस से एक्सपोर्ट कर दिया या आपने किसी दूसरे सप्लायर को डोमेस्टिक सप्लाई कर दी, अगर आपने ऐसा कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है या डोमेस्टिक सप्लाई कर दिया है आपने, तो आपको टेबल नंबर 5C में ITC 04 में ये दिखाना पड़ेगा। तो ITC 04 आप फाइल करेंगे तभी कंप्लायंस का पूरा होगा, क्योंकि ITC 04 ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से प्रिंसिपल जो है जॉब वर्क के बेनिफिट का फायदा उठा सकता है। अगर वो ITC 04 फाइल नहीं कर रहा तो बहुत बड़ा कंप्लायंस वो पूरा नहीं कर रहा है, तो वो अपना उसकी प्रीमिसेस से जो गुड्स निकलता है वो इसी कंडीशन पे निकलता है कि वो ITC 04 फाइल करेगा और डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा। तो ये ITC 04 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक डिस्कस करते हैं, आप प्रिंसिपल हो, आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो, आपके यूनिट है, आपको कुछ जॉब वर्क कराना है, लेकिन जब आपको वो जॉब वर्क कराना है तो आपको गुड्स को मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है आपको गुड्स को भेजने की जरूरत, आप चाहते हो आपकी प्रीमाइसिस में ही वो हो जाए, तो आप मुझे इंटीमेट करोगे कि ये गुड्स करना है, मैं अपनी लेबर लेके या अपना इक्विपमेंट जो लेके आपकी प्रीमाइसिस पे आ जाऊंगा और मैं उसको जॉब वर्क कर दूंगा। तो क्या ये जॉब वर्क है? बिल्कुल ये जॉब वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप प्रिंसिपल हो, आप रजिस्टर्ड हो, मैं जॉब वर्कर हूं, आपका गुड्स है, मैंने आपके गुड्स पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया है, कोई भी जब ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर दिया तो वो जॉब वर्क हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, जब वो जॉब वर्क हो गया तो क्या आपको चालान इशू करना है वहां पे? क्या आपको ITC 04 में वो डिटेल डालनी है कोई? क्योंकि गुड्स तो आपका कहीं मूव हुआ ही नहीं, गुड्स तो आपका कंपनी में ही है, अपना आपकी फैक्ट्री में ही गुड्स है। अगर वो मूव नहीं हुआ है तो आपको चालान इशू नहीं करना, चालान आपको सिर्फ वहां पे इशू करना है जहां पे आपका गुड्स मूव हो रहा हो। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है कि आप प्रिंसिपल हैं, आप रजिस्टर्ड हैं, आपका गुड्स आपकी कंपनी में है, उस गुड्स पे आपको कोई जॉब वर्क करवाना है, मैं आपकी प्रीमाइसिस में जाके ही उस पे जॉब वर्क कर दूं, तो वो जॉब वर्क ही होगा, जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन ही होगी वो, लेकिन आपको उस केस में चालान इशू करने की जरूरत नहीं है। और जब चालान इशू करने की जरूरत नहीं है आपको, तो उसको आपको ITC 04 में भी डालने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ITC 04 में नहीं डालना, बिल्कुल आपको उसका चालान इशू नहीं करना। अब डिस्कस करते हैं, हमने दो चीजों का डिस्कस किया। इनपुट आप भेज सकते हो मेरे पास जॉब वर्क होने के लिए, जो 1 ईयर में जॉब वर्क करके मैंने आपको वापस भेजना है, अगर कमिश्नर एक्सटेंड ना करे पीरियड को। कैपिटल गुड्स आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैंने 3 ईयर में कैपिटल गुड्स वापस आपको भेजना है, अगर मेरा कमिश्नर प्रिंसिपल का कमिश्नर एक्सटेंड ना करे उस टाइम पीरियड को। अब होता क्या है कि प्रिंसिपल जो है अपना टूल, डाई, जिग, फिक्सचर ये भी तो भेज सकता है ना अपने गुड्स को जॉब वर्क कराने के लिए। मैं उसके किसी काम का जॉब, उसके गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करता हूं और उस ट्रीटमेंट के लिए उसने टूल, डाई, जिग, फिक्सचर मेरे को दिए हैं कि इसके यूज करके ही ये ट्रीटमेंट होगा मेरे गुड्स पे। अब ये जो टूल, डाई दिए हैं, क्या इनको भी वापस करने की टाइम लिमिट है 1 ईयर और 3 ईयर? इनको वापस करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है 1 ईयर और 3 ईयर। ये टूल, डाई आप जब उसने भेजा है तो ये आपके पास परमानेंट रह सकते हैं उसके ट्रीटमेंट करने के लिए उसके गुड्स पे। इसको आपको वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस ट्रीटमेंट को, इसको टूल और डाई को वापस करने के लिए। अब टूल, डाई कॉस्ट का क्या होगा, अब वो डिस्कस करते हैं। टूल, डाई, जिग, फिक्सचर की कॉस्ट का क्या होगा? जब प्रिंसिपल, आप और जॉब वर्कर में हमारे बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपके किसी गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करूंगा और उसमें ये डिसाइड हुआ कि इसका टूल, डाई, जिग, फिक्सचर जो भी होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट मैंने बॉन्ड करनी है, मैंने बियर करनी है वो कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट होगी। अगर वो कॉस्ट मैंने बियर करनी है तो जब मैं आपको जॉब वर्क का चार्जेस दूंगा तो जॉब वर्क के चार्जेस जो भी मेरे होंगे उसमें मैंने आपने टूल, डाई, जिग, फिक्सचर जो भी मुझे दिया था उस काम को करने के लिए, उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा कंपोनेंट के बेस पे। जितना मैं आपका जॉब वर्क कर रहा हूं, जितने प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहा हूं, उसको एमोटाइज करता जाऊंगा उसकी कॉस्ट को, टूल, डाई, जिग, फिक्सचर जिसकी भी कॉस्ट है उसको एमोटाइज करता जाऊंगा इनवॉइस में और आपको मैं
बेचता जाऊंगा उसकी कॉस्ट में। हर्ष भाई कोई क्वेरी ले लो, अगर कोई किसी की क्वेरी है अभी। Yes. If you have any query, you can ask. Please raise your hands. योगिता बवेजा, okay. हाँ योगिता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यस यस, ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट जो है, जो अमोर्टाइजेशन करनी है टूल्स की, ये कौन से प्रोविजन में मेंशन है सर? इसका सर्कुलर आया था मैम, मेरे को सर्कुलर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 38 है या कोई है, तो मैं आपको सर्कुलर, वो आपको 38 ही है मेरे ख्याल में। मैं आप मुझे बाद में अपना कर सकते हैं कॉल, तो आप कर लेना। मैं आपको सर्कुलर नंबर बता दूंगा, उसमें डिपार्टमेंट ने बताया था कि कैसे अमोर्टाइज करनी है, सारा कुछ। वो लॉ में नहीं है लेकिन सर्कुलर में सारा डिफाइन किया। और वो जो कंपोनेंट वाला एक सर्कुलर है जिसके अंदर वो तो डिफरेंट है ना, जिसमें भी यही बात करते हैं कि हाँ वो डिफरेंट है, अमोर्टाइजेशन वाला डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। वो मैं आपको डिफरेंट है। ओके, मैं सर्कुलर नंबर आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना, आप उसको पढ़ लेना सर्कुलर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू योगिता जी। अनुभा अग्रवाल। There is a problem to unmute. योगेश भाई, अनुभा जी क्वेश्चन पूछना चाह रही है पर उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। कोई नहीं है, उन्होंने अगर अपना चैट बॉक्स में लिखा है तो आप मुझे बता दो, एक बार पढ़ के देख लें। मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। नहीं, चैट बॉक्स पे तो नहीं है सर। इन्होंने ब्रिजेश अग्रवाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन केस ऑफ जॉब वर्क टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल and it is related to immovable property, whether job work will raise bill for interstate or place of supply local. योगेश भाई। हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलो सर। In case of job work took place at the place of principal, and it is related to immovable property, whether job work will raise bill for interstate or place of supply local. अगर जॉब वर्कर यहाँ पे, अगर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और प्रिंसिपल मेरा हरियाणा में रजिस्टर है, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मैंने कोई जॉब वर्क किया है, तो अपना जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो ट्रांजैक्शन होगी, मैं दिल्ली से उसका आईजीएसटी का बिल रेज करूंगा। ओके, ठीक। अनुभा अग्रवाल जी का हो नहीं रहा है अनम्यूट ना योगेश भाई, जैसे ही होता है तो इन्होंने बोला, अनुभा अग्रवाल जी का आया चैट बॉक्स में, जनरल पेनल्टी फॉर पर क्वार्टर फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ फुल ईयर फॉर आईटीसी 04। मैम जनरल पेनल्टी हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होती है। अगर जनरल पेनल्टी लगती है तो आपकी उसी क्वार्टर के लगेगी कि आईटीसी 04 आपने एक क्वार्टर का फाइल नहीं किया तो मैक्सिमम 50,000 रुपए लग सकती है। लेकिन अभी कोई जनरल पेनल्टी नहीं लग रही है, आप उसको रिटर्नों को फाइल कर सकते हैं। पूरे ईयर के लिए नहीं होती, वो हर वायलेशन के लिए होती है जनरल पेनल्टी। ओके योगेश भाई, थैंक यू। और संजय जी का चैट बॉक्स में है, अपना चैट बॉक्स में काफी क्वेरी है, अगर आप पढ़ पाओ। मैं एक मिनट अभी देख लेता हूँ। ये वाली तो हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली हो गई है हमारी क्वेरी। एक राज का हुआ, सर काइंडली एक्सप्लेन ई-वे बिल इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसफर। मैंने बताया था कि अगर आप प्रिंसिपल हैं, आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं और मैं जॉब वर्कर हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, तो जब आप अपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए मेरे पास भेजेंगे तो जो चालान इशू करेंगे वो तो चालान इशू करेंगे ही। और ई-वे बिल यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपका गुड्स 100 रुपए का भी है जिसका आप जॉब वर्क करा रहे हैं मेरे पास, अगर वो 100 रुपए का गुड्स भी है तो भी ई-वे बिल मैंडेटरी है। अगर जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दो डिफरेंट स्टेट्स में है तो ई-वे बिल मैंडेटरी है। इसमें एक राहुल भाटिया जी ने पूछा हुआ है, व्हाट provision of job work are applicable on exempted goods also? एग्जेम्प्टेड गुड्स पे भी वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स पे कोई इसका जीएसटी रेट नहीं है राहुल भाई। कोई मतलब वो एग्जेम्प्ट है, उसका जो जॉब वर्क करेगा वो जॉब वर्क चार्जेस भी एग्जेम्प्ट है मतलब। ओके
जैसे कोई अपना फ्रूट वगैरह या कोई अपना जो है कोई एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह इस टाइप का कुछ भी है, अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो उस पर जॉब वर्क होगा, तो वो जॉब वर्क पे भी एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई जीएसटी रेट नहीं है, उसका एग्जेम्प्ट किया हुआ है ऐसे। ओके ओके, आई थिंक ये उमेश जी का है एक, जॉब वर्क रेट्स आर कंफ्यूजिंग, प्लीज डिस्क्राइब व्हेन 18% टू बी लिवाइड एंड व्हेन 12% टू बी लिवाइड। देखो जीएसटी रेट अलग अलग हैं सारे हमारे, तो 12, अगर हम यहाँ मैकेनिकल पार्ट्स की खाली बात करें तो अगर मेरा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है और जॉब वर्कर मैं हूं, उसके गुड्स पे कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस पार्ट पे 12% जीएसटी लगेगा। अदर चीजें भी आपने मेरे से 12 और 18% पूछा है खाली, इसलिए मैं 12 और 18% की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल की बात करें, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वगैरह की बात करें, तो उस पर जॉब वर्क 5% है। अगर हम यहाँ खाली 12 और 18% की बात कर रहे हैं, अगर हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है और वो मुझे गुड्स कोई भेज रहा है जॉब वर्क के लिए, तो उस पर 12% लगेगा। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उसके यहाँ जाके कर रहा हूँ, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बात वो जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, फिर वहां पे अगर कोई ऐसा केस बनता है हमारा, वहां पे 18% टैक्स लग सकता है। एक पुनीता भाटिया जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन द केस ऑफ ज्वेलरी सेंट फॉर जॉब वर्क, बिसाइड्स रेजिंग ए चालान, डज इट नीड एन एंट्री इन टैली? वो आपको आईटीसी 04 के लिए करना पड़ेगा अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए टैली में। आप अगर कोई ज्वेलरी वगैरह भेज रहे हो, और हाँ एक केस और याद आ गया मुझे, जॉब वर्कर जो होता है उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख से ज्यादा ना हो, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। लेकिन अगर वो ज्वेलरी वगैरह का कोई काम कर रहा है, ज्वेलररी वगैरह का कोई जॉब वर्क कर रहा है, फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जॉब वर्कर के लिए मस्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आई हुई है, फिर जॉब वर्कर के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मस्ट हो जाता है, फिर उसको टर्नओवर नहीं देखना हमें 20 लाख और 10 लाख। ओके ओके ओके। उसके अलावा नीतीश चुगी ने पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप इन केस इट इज रिटर्न टू प्रिंसिपल और बी हैज सोल्ड डायरेक्टली? आपने मुझे कोई गुड्स भेजा जॉब वर्क के लिए, मैंने उस पर जॉब वर्क किया, उसके बाद उस पर कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ। जब स्क्रैप जनरेट हुआ, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं जॉब वर्कर, तो मैं अपने यहाँ से उसको इनवॉइस काट सकता हूं और उसको स्क्रैप को सेल कर सकता हूं, जीएसटी जमा कर सकता हूं। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मुझे जब मैंने अपने प्रिंसिपल का गुड्स जो आया था मेरे पास, उस पर जब मैंने जॉब वर्क किया था, जब उस गुड्स को मैं वापस भेजूंगा, तो उस गुड्स को वापस भेजने के साथ साथ मैं उसका स्क्रैप भी वापस भेजूंगा वहां पे। और जब स्क्रैप वहां पे वापस भेजूंगा, तो प्रिंसिपल अपनी प्रीमाइसिस से उसको स्क्रैप को सेल कर सकता है, इनवॉइस इश्यू करके, टैक्स पे करके गवर्नमेंट को। योगेश जी। हाँ जी सर। संजय जी पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। आपने कॉलम नंबर 5 में आईटीसी 4 में बताया कि हाँ जी आपको उसका वैल्यू भी देनी पड़ेगी और जीएसटी का अमाउंट भी देना पड़ेगा। रेट, तो वो रेट जो देना पड़ेगा वो फैब्रिक का जॉब वर्क का देना है या जो सप्लाई करिए है उसका देना है? सर आपने जो गुड्स भेज रहे हो जॉब वर्क के लिए, ये उस गुड्स का जो एचएसएन कोड है, उस एचएसएन कोड का जो रेट है वो देना है। मतलब सप्लाई वाला देना है, जो उस एचएसएन कोड का जीएसटी रेट सप्लाई वाला देना है, सप्लाई वाला देना है ना, जॉब वर्क से मतलब नहीं है। ठीक है। और ये ज्वेलरी वाली जो बात हो रही थी, ये तो जॉब वर्क का वो हो गया जो मतलब एक दुकानदार किसी जॉब वर्क उसको जॉब वर्क को दे रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल जाके जो दे रहा है जॉब वर्क मतलब ज्वेलरी को जॉब वर्क मतलब अल्टरेशन करने के लिए, तो उसके रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है क्या? नहीं 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 सर, उसमें नहीं। गिरीश मंगला जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ योगेश जी, कैन यू प्लीज रिपीट द ट्रीटमेंट फॉर टूल्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स? देखो होता क्या है, कभी कभी आप प्रिंसिपल हैं, मैं जॉब वर्कर हूँ, आपका गुड्स पे मैं कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता हूँ, लेकिन आपका गुड्स एक ऐसा है, स्पेशल गुड्स है, उस पे जो मुझे जॉब वर्क करना है, उसके लिए मुझे टूल या डाई वो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रखा है, और आप जब अपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए बेचते हैं, तो जॉब वर्कर के पास में वो टूल, डाई, जिग या फिक्सचर होना बहुत जरूरी है उस काम। I think there is some network issue. योगेश सिंह जी दोबारा से रिपीट कर दीजिए, बीच में ना ब्रेक हो गया था सिग्नल ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप जो प्रिंसिपल हैं, जब आपने मुझे कोई जॉब वर्क के लिए कोई भी गुड्स भेजा, तो आपका गुड्स एक ऐसा हो सकता है कि उस पे कोई ट्रीटमेंट जो आप मेरे से करवाना चाहते हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए आप अपना कोई टूल, डाई या जिग फिक्सचर मुझे भेजेंगे, उससे ही वो कंप्लीट हो पाएगा। आपकी पॉलिसी है कि आप अपने जॉब वर्कर को वो भेजते हैं। अब जब आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो हमारे बीच में ये हो सकता है कि उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा उस टूल, डाई, जिग फिक्सचर की।
अगर ये है कि उसकी कॉस्ट आप ही बियर करेंगे, मतलब प्रिंसिपल आप ही बियर करेंगे, तो कोई इशू नहीं है। मेरा जो जॉब वर्क चार्जेस है वो मैं सिंपल अपने जॉब वर्क चार्जेस का बिल बनाऊंगा और आपको मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं। और जब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं टूल डाई आपको वापस कर दूंगा। लेकिन हमारे बीच का एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि उस टूल डाई की जो कॉस्ट है वो मैं बियर करूंगा, जॉब वर्कर बियर करूंगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक डाई है, इस डाई से 10,000 पीसीस हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कुछ भी, तो जब 10,000 पीसीस हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो डाई की कॉस्ट को हम अमोर्टाइज कर देंगे उसके हिसाब से जितने पीसीस है। और जब वो हम जॉब वर्क करके कंप्लीट उसको वापस देंगे तो जो इनवॉइस इशू करेंगे उसमें उसका प्रोपोर्शनेट रेट हम वहां पे डाल देंगे, उसको चार्ज कर लेंगे आगे हम सप्लायर से, प्रिंसिपल से। नहीं मिलेगा। हाँ जी सुनील जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी सर। योगेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो ज्वेलरी वाला भी बात चल रही थी, ज्वेलरी अगर ज्वेलर्स कोई जॉब वर्क करता है तो उस पे क्या रेट, जीएसटी का रेट क्या होगा? सर उस पे शायद 3% है, वो देखना पड़ेगा एक बार। तो कारीगर अगर ज्वेलर्स को करके देता है ना सर? हाँ कोई बात नहीं, तो वो भी करता है तो क्या है, वो रेट उसमें दिया हुआ है गोल्ड ज्वेलरी का जो भी रेट है वो शायद 3% ही होगा, वो एक बार देखना पड़ेगा सर रेट। नहीं ज्वेलरी पे तो रेट 3% है। अगर मेरे ज्वेलर जो है, ज्वेलर कहता है जी मेरे पास कोई बंदा आया, बोलो जी मेरा ये सेट ठीक कर दो, उसने उसकी रिपेयरिंग चार्जेस कर ली, 2,000 रुपए की रिपेयरिंग चार्जेस ली, तो उसमें 3% होगा या मेरे हिसाब से 18% होगा सर? सर ऐसा है ना, मैं अभी बात कर रहा हूँ, पहले तो ये प्रिंसिपल आपके पास भेज रहा है या आपको जो है डायरेक्ट कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास में कराने? कस्टमर आ रहा है। कस्टमर आ रहा है तो 18% होगा सर। हाँ मेरा वही था ना। कस्टमर आ रहा है तो 18%, अगर प्रिंसिपल होगा तो वो जॉब वर्क बन जाएगा, जब कस्टमर होगा तो वो जॉब वर्क ट्रांजेक्शन नहीं है, वो जॉब वर्क से बाहर हो जाएगी वो। ठीक है। फिर जनरल रेट लगेगा उस पर। ठीक है सर, थैंक यू। योगिता जी का क्वेश्चन है, इन ITC4 व्हाट वैल्यू टू बी शोन व्हेन गुड्स आर रिटर्न आफ्टर जॉब वर्क? सेम वैल्यू मैम, जो वैल्यू आपने भेजी थी सेम वैल्यू। ओके सेम वैल्यू, जॉब वर्क चार्जेस को उसको इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। ओके ओके। एक बार ब्रजेश अग्रवाल जी को एक बार अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो एक बार अनम्यूट करो। उन्होंने कहा है कि सर प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वही प्लेज ऑफ सप्लाई बताया सर मैंने आपको। मैंने बताया था आपकी इमेबल प्रॉपर्टी अपना हरियाणा में है, मैं जॉब वर्कर हूँ दिल्ली में, मैं दिल्ली से आके मैंने आपका कोई भी काम किया है तो मैंने आपको बताया था मैंने IGST चार्ज करना है। IGST चार्ज करना है तो इसका मतलब है प्लेज ऑफ सप्लाई हरियाणा होगी। तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो सप्लाई वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, प्रॉपर्टी हरियाणा में सिचुएटेड है तो प्लेज ऑफ सप्लाई भी हरियाणा ही है, मैं IGST चार्ज करूंगा दिल्ली से। योगी जी अभी हो नहीं पा रहा हूँ, कभी मैं देखता हूँ होता है तो। कोई नहीं, मैंने कर दिया है रिप्लाई उन्हें, कोई इशू नहीं। I think there are no other queries. नितिन भाटी ने ask किया है, suppose initially cost of goods has been bear by the job worker but later on it has been reimbursed by principal, then what is the treatment? ये तो प्योर एजेंट हो गया ना सर, उसका तो कुछ करना ही नहीं है हमने, उसका क्या करना है? ओके ओके। एक बार उन्हें म्यूट अनम्यूट कर दो अगर वो मुझे और डिटेल में कुछ बता पाए तो। एक सेकंड, उनका ऑडियो है नहीं शायद। अच्छा, उनका माइक ऑन नहीं है तो अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। ओके। एक अनुभा जी ने पूछा है कि ITC 04 हमारा 2 साल के लिए वेव हो गया था, जो मैंने आपको बताया 17-18 और 18-19 के लिए हमें ITC 04 फाइल करने की जरूरत नहीं है, हमें अप्रैल 19 से फाइल करने की जरूरत है। तो उन्होंने बताया जब हम अप्रैल 19 में फाइल करेंगे तो हमें क्या करना है, अप्रैल 19 में ओपनिंग क्या लेना है। मैम जो भी हमारा 1 अप्रैल 2019 को जितना भी गुड्स हमारा जॉब वर्क के लिए बाहर पड़ा हुआ है, जॉब वर्कर के पास में हमारा जितना भी गुड्स पड़ा हुआ है जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम वहां पे डालेंगे, प्लस में अप्रैल मई जून इस क्वार्टर का जितना भी गुड्स हमने बाहर भेजा है जॉब वर्क के लिए वो डालेंगे, और अगले टेबलों में जो गुड्स वापस आया है वो डालेंगे। मतलब वो गुड्स भी डालना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 को, जितना गुड्स हमारा जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस पे पड़ा हुआ था, हमारा गुड्स जो चालान से गया हुआ था वो डिटेल डालेंगे। ये भी डालेंगे मैम जो गुड्स रिसीव नहीं हुआ है 1 ईयर का, वो डिटेल भी यहाँ पे आएगी। ओके। सतीश गर्ग जी, एक अनम्यूट कर देता हूँ। ज्ञान चंद गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं ITC 4 किसको फाइल करना है। सर ITC 4 हमेशा प्रिंसिपल को फाइल करना है, जॉब वर्कर का कोई नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको प्रिंसिपल माना हुआ है तो ITC 04 हमेशा आपको फाइल करना है, मुझे जॉब वर्कर को ITC 04 से मतलब नहीं है। जो अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जॉब वर्क का एक्सपेंस बुक करेगा वो ITC 04 फाइल करेगा, जिसने चालान इशू किए हैं जॉब वर्क के लिए गुड्स को भेजने के लिए वो ITC 04 फाइल करेगा, जॉब वर्कर फाइल नहीं करेगा।
सतीश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। योगेश जी, अगर कोई आटा चक्की है और उसमें गेहूं पिसाई के लिए आते हैं तो वो जॉब वर्क हो गया, तो उस केस में गेहूं कहाँ अगर से कोई आते हैं? गेहूं कहाँ से आते हैं सर? जी, गेहूं कहाँ से आते हैं? गेहूं आते कहाँ से हैं पिसाई के लिए? दो तरह से है, या तो डोमेस्टिक कस्टमर भी आ रहे हैं पिसाई करवाने के लिए, सर जो या कस्टमर आ फिर रहा है वो कोई जॉब मिल वर्कर, जो है। जो कस्टमर आ रहा है वो जॉब वर्कर नहीं हुआ, जॉब वर्क नहीं हुआ वो, क्योंकि जो कस्टमर होगा उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा। नहीं, कस्टमर तो उनके पास आ रहे हैं ना, मतलब जो आटा चक्की है उसके पास पिसाई के लिए आ रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आटा चक्की वाला जो है वो फरीदाबाद में है और अपना मैं हूँ कस्टमर, मैं उसके पास गया अपना गेहूं पिसाई करने के लिए, तो हाँ जब मैं जी, कस्टमर हूँ अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है हाँ जी। तो ये जॉब वर्क नहीं है, ये जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन नहीं होगी ये। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है, जिसका गेहूं है वो, जिसका गुड्स है, जो प्रिंसिपल है, तो ही और जॉब अगर वर्क की मान लो ट्रांजेक्शन। दूसरी कोई आटा चक्की है वो पिसाई के लिए भेज रही है हमारे पास, हाँ तो वो उसके रजिस्टर्ड है, मतलब दूसरी आटा चक्की रजिस्टर्ड है। यस, हाँ ठीक है। तो उस केस में मतलब सेम रूल लागू होंगे जॉब वर्क वाले। हाँ जॉब वर्क वाले सेम रूल लागू होंगे सर, बस ये है कि अगर ये देखना पड़ेगा गेहूं एग्जेम्प्ट है तो जो जॉब वर्क चार्जेस है उस पर भी टैक्स कोई नहीं लगेगा उसके चार्जेस पे। अच्छा, ITC 4 भी उसमें एग्जम्प्ट हो जाएगा उसकी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक। Yogesh ji, I think all the queries are answered by you. Now, if you further want to discuss, सर मैंने मोस्टली जो है जॉब वर्क पे डिस्कस किया था, जॉब वर्क क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जॉब वर्कर क्या है, प्रिंसिपल जॉब वर्क को गुड्स भेजेगा वो भी डिस्कस किया मैंने आपको, जॉब वर्क दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेजेगा वो भी डिस्कस किया मैंने आपको। उसके बाद जॉब वर्क के यहाँ आप डायरेक्ट भी अपना सप्लायर से गुड्स भिजवा सकते हैं, या इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ आ सकता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो मोस्टली जॉब वर्क की जो ट्रांजेक्शन थी मैंने आपको काफी कुछ मैं मोस्टली सारा क्लियर कर चुका हूँ। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी ले सकते हैं हम सर, कोई भी। मेरे ख्याल में जॉब वर्क से रिलेटेड जो प्रोविजन थे वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ सारे। योगी जी क्वेरी तो आई थिंक हो चुकी है सारी। Still, if anybody have any query regarding job work or any other provision under GST Act, you can directly ask to our speaker Yogesh Singh ji. योगी जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए इन चैट बॉक्स। सर मोस्टली तो सबके पास मेरा है ही, वैसे तो जनरली है ही, पर स्टिल if anybody wants to ask you, he or she can directly call to CA Yogesh Singh ji. हर्ष भाई ये आप एक बार चैट में डाल दो, एक्चुअली ये प्राइवेटली जा रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये प्राइवेटली किसी को जा रहा है ये। ओके ओके मैं कर देता हूँ, एवरीवन करना पड़ेगा उधर आपने ना। एक सेकंड, वो नहीं रहा मेरे यहाँ से ना। योर नंबर इज हो गया, आरुष ने शेयर कर दिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू आरुष जी। एक पुनीता भाटिया जी की क्वेरी और आई है इसी पे। इन केस ऑफ ज्वेलरी सेंट फॉर जॉब वर्क बिफोर 31st March, then do we book the job work charges provision and shown the goods in our stock? नहीं, जॉब वर्क चार्जेस का कुछ नहीं करना हमने मैम। एक्चुअली आपकी जो क्वेरी है ये जॉब वर्क से रिलेटेड नहीं, आप शायद टैली में उसकी एंट्री वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, उसको कैसे करना है। मैं ITC 04 का बता सकता हूँ आपने जो क्वेरी की है। अगर 31 मार्च 2019 से पहले आप ये भेज चुके थे और अप्रैल टू जून 2019 का आपने ITC 04 फाइल करना है, तो ये जो ज्वेलरी आपकी जो जॉब वर्कर के पास में पड़ी है ये इसको आपको दिखानी पड़ेगी, कौन से चालान से गई थी, कितनी ज्वेलरी थी, क्या टैक्स रेट था। ओके ओके, क्योंकि जी आई थिंक अब कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की भी, कोई क्वेरी होगी तो ठीक है। एक सेकंड, अमित जी आ गए हैं। हाँ हर्ष जी। हाँ जी चेयरमैन साहब बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहता था। योगेश जी इनका कंप्लीट हो गया? योगेश जी मेरा अपना कंप्लीट है, अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने प्रोविजन सारे। मैं तो एक बात एक्चुअली क्या है, एक बात शेयर करना चाहता था, योगेश जी की है। मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट से यही बात बताना चाहता था, बैठे बैठे मुझे याद आ गई। तो मैं एक दिन दिल्ली में योगेश जी के साथ सेमिनार में गए थे, तो दिल्ली के जो GST कमिश्नर हैं उन्होंने ओखला में एक सेमिनार रखा था, तो वहाँ सेमिनार देने गए थे। तो मैं भी सुन रहा था वहाँ, तो 1-1.5 घंटे का सेमिनार योगेश जी ने दिया था। तो उसके बाद जब
कमिश्नर ने अपने फिर हमें अलग से अपने रूम में लेके गए, तो उन्होंने कमिश्नर मैडम बोलती हैं कि जो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब चलती फिरती किताब हो जीएसटी की। योगेश जी के बारे में उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे, और हमें भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ये किताब इनके सामने पड़ी है और ये खुद पेज पलटते जा रहे हैं और प्रोविजन पढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके का स्पीकर हमारे को फरीदाबाद में मिला है, बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसा। तो इनके साथ हम कई सेमिनारों में गए हैं, तो आज भी इन्होंने जैसे बहुत अच्छा बताया, तो बस मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहता था। थैंक यू अमित जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा अमित जी ने। योगेश जी को कभी भी आप कॉल कर लीजिए, ही इज अवेलेबल, और आपकी क्वेरी का जवाब विद इन मिनट आपको बता देते हैं। मेरे को लगता नहीं है वो कि बुक भी रेफर करते हैं कि नहीं करते, उनके दिमाग में आंसर होता है। मैंने इनसे काफी सारी क्वेरी पूछी है फोन पे, तो तभी की तभी उसका जवाब दे देते हैं। तो किसी को कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉल टू योगेश सिंह जी। आपके पास योगेश जी का नंबर आ ही गया होगा, और जिन्होंने अपना मेंबरशिप नंबर और अपना नाम शेयर नहीं किया तो अपना शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके CPRs भी लगा सकें। I think we should conclude the webinar. Thank you. First of all, I would like to thank you, योगेश सिंह जी, and for formal vote of thanks के लिए मैं हमारे वाइस चेयरमैन नितेश पराशर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। Thank you, Harsh ji. Good afternoon, everyone. I would like to thank Yogesh Singh ji for such a nice deliberation. He has provided us the great insights related to the job work provision related to GST. And योगेश जी की तारीफ हमारे चेयरमैन सर और सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी ही कर दी, लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस योगेश जी के साथ, योगेश जी से जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो ना कंफ्यूज नहीं करते, वो एक पॉइंट आंसर बता देते हैं कि सर ऐसे कर लो, दैट्स इट। लेकिन जनरली मेरा एक्सपीरियंस बाकी लोगों से साथ थोड़ा सा ये रहता है कि काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग, होना क्या चाहिए, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन योगेश जी के साथ कभी भी ये नहीं होता कि पॉसिबल ये चीज है या नहीं, वो अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव आई थिंक योगेश जी है, जो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल देते हैं, ऐसा कर लो, ये चीज ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने ट्रान 1 का एक केस डिस्कस किया था कि वेदर वी कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ ट्रान 1 नाउ ड्यू टू दिस हाई कोर्ट जजमेंट और नॉट। मेरे 2 दिन पहले योगेश जी से फोन पे बात हुई थी रिलेटेड टू दिस, तो योगेश जी ने अपने व्यूज मेरे को क्लियरली बता दिए 2 पॉइंट्स में कि यार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन रिस्की प्रपोजिशन है। लेकिन अगर मैं वही चीज किसी और से मैंने डिस्कस किया था, आई विल नॉट नेम एनीवन, तो वो पूरा घुमा दिया, मेरे को समझ नहीं आया, आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए उस पे। So this is something which is very positive about CA Yogesh Singh ji. So in the end, I would like to thank Yogesh Singh ji for providing your valuable time to our Faridabad branch and spending 2 hours for us. And I also want to thank all the participants who participated in this event, in this webinar. And I also want to thank CA Rajesh Sharma ji who has spent 15 to 20 minutes for our branch. And उन्होंने काफी सारे जो भी ब्रांच के मतलब इंस्टीट्यूट ने हमारे इनिशिएटिव्स लिए उनके बारे में बताया, तो I want to thank him also in his absence. And thank you so much for everyone for joining this. I hope you will continue to join like this in our upcoming programs also. Thank you, sir. नितेश जी, एक बात और कहनी है, आज 24th है, लास्ट डेट है आज, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की आज लास्ट डेट है। अगर हम आज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस और इंटरेस्ट के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट कल हमारे ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका भी एक है कि आज लास्ट डेट है, इफ द टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 CR इन द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की जितने भी हैं लोग, प्लीज काइंडली फाइल द ऑल रिटर्न्स विद इन दिस टाइम लिमिट, वरना इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लेट फीस विल बी देयर फरवरी मार्च की, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू नितेश जी। एज राइटली सेड बाय नितेश जी कि योगेश सिंह जी सीधी क्वेरी का जवाब यस और नो में करते हैं, ऐसा कर ले भाई, कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। अब मैं वेबिनार को एंड ही करते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, ओके।